कमी सुरू करायचं का मग? साधारण 30-35 जण आहे. हो होतील जॉईन होतील अजून. हो ठीक आहे 10 वाजून 4 मिनिट होत आहे. करायचं सुरू मग. सरांची परवानगी दिली आम्ही सुरू करू. मॅडम मॅडम करायचं सुरू. पाटील सर जॉईन आहेत ना? हो काय नमस्कार. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला हिंदी विभाग एवं संस्था के हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय आवासीय ई संगोष्ठी के लिए उपस्थित सभी मान्यवरों को प्रथमतः मैं प्रणाम करता हूँ। इस ई संगोष्ठी के लिए जो विषय हमने निश्चित किया वह आज के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है, प्रासंगिक है। उस विषय का नाम है 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित विमर्श विविध आयाम। आपको पता है कि इन 21 वर्ष के साहित्य में जो कुछ लिखा गया वह लगभग आज के 100 साल पहले भी नहीं लिखा गया। दलित विमर्श की बात हो, आदिवासी विमर्श की बात हो, स्त्री विमर्श की बात हो, बाल विमर्श की बात हो या मजदूर विमर्श की बात हो, इन सारे विमर्श को चर्चा करने के लिए आज ये विषय हमने यहाँ चुना है। इस संदर्भ में उपस्थित हमारे प्रमुख मार्गदर्शक, हमारे स्नेही आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पंद्रीनाथ पाटिल सर, प्रोफेसर एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष नगांव महाविद्यालय जिला धुलिया, यह आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था, हमारे महाविद्यालय, हमारे प्राचार्य, हमारे सीडीसी चेयरमैन, हमारे हिंदी अध्ययन मंडल के अधिष्ठाता एवं सभी सदस्य की ओर से उनका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार के लिए विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर योगिता जी हीरे मैडम, ट्रस्टी महात्मा गांधी विद्या मंदिर, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार के लिए उद्घाटक के रूप में आदरणीय प्रोफेसर माननीय डॉक्टर मृणाल भारद्वाज मैडम, अधिष्ठाता मानवीय विद्याशाखा महात्मा गांधी विद्या मंदिर एवं मानस शास्त्र विभाग अध्यक्ष लोक नेते पंचवटी महाविद्यालय नासिक, प्रमुख अतिथि के रूप में और निरंतर हमें स्नेह करने वाले हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर सुभाष जी निकम, संचालक महात्मा गांधी विद्या मंदिर नासिक, प्रधानाचार्य केवीएच महाविद्यालय निमगांव जिला नासिक एवं हमारे महाविद्यालय के सीडीसी चेयरमैन, इनका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार के लिए के अध्यक्ष के रूप में हमारे मार्गदर्शक, हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर गौतम गंगेसर जी तथा इस हिंदी अध्ययन मंडल के संस्था के चेयरमैन डॉक्टर पूनम जी बोरसे, हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य प्राध्यापक शिवाजी गायकवाड़ सर, शैक्षिक पर्यवेक्षक अरुण वनावती सर, जिनका हमें हमेशा आर्थिक सहयोग मिलता है, ऐसे गौतम जी कोलते सर, नैक समन्वयक मनीषा गायकवाड़ मैडम, हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष रघुनाथ वाकरे सर तथा हमारे संस्था के हिंदी अध्ययन मंडल के सभी सदस्य डॉक्टर अनिता नेरे हो, इमळे हो, वाल्मीकि सूर्यवंशी हो, रविंद्रनाथ ठाकरे हो, शेवाळे हो, सर हो, घुमरे मैडम हो, राठौर जयसवाल सर, सभी का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार से जुड़े हुए विविध महाविद्यालयों के जो विद्वत प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं हैं, उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर पूनम बोरसे से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम की प्रस्तावित आदरणीय डॉक्टर पूनम बोरसे। नमस्कार सर, सुन रहे हैं सर आप मुझे? हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। नमस्कार, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला एवं हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान द्वारा आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय आभासी संगोष्ठी के शुभ अवसर पर उपस्थित समस्त गुरुतुल्य विद्वानों का तथा सभी हिंदी भाषी प्रेमियों का मैं डॉक्टर पूनम बोरसे येवला महाविद्यालय एवं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की संगोष्ठी के प्रमुख मार्गदर्शक वक्ता गंगाबाई महाविद्यालय नगांव जिला धुलिया के हिंदी विभागाध्यक्ष सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर पंढरीनाथ जी पाटिल, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की ट्रस्टी एवं लोक नेते वेंकटराव हीरे महाविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्षा सम्माननीय डॉक्टर योगिता जी हीरे, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के संचालक एवं येवला महाविद्यालय के सीडीसी चेयरमैन एवं धर्मवीर भाऊसाहब हीरे महाविद्यालय
निमगांव के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी निकम, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था की मानविकी विद्या शाखा की अधिष्ठाता सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल जी भारद्वाज, संगोष्ठी के अध्यक्ष कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर भाऊ साहब जी गमे, महाविद्यालय के उप प्राचार्य प्राध्यापक शिवाजी गायकवाड़ जी, शैक्षणिक पर्यवेक्षक डॉक्टर अरुण जी बनारस से, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर आर.एन. वाकले जी, संगोष्ठी के सूत्रधार प्राध्यापक कैलाश जी बच्चाव, संगोष्ठी में उपस्थित समस्त प्रतिभागी अध्यापक, शोधार्थी एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का पुनश्च तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं सर्वप्रथम महात्मा गांधी विद्या मंदिर तथा आदिवासी सेवा समिति के संस्थापक, शिक्षण एवं सहकार महर्षि कर्मवीर भाऊ साहब जी हीरे तथा लोक नेता वेंकटराव भाऊ हीरे जी की पावन स्मृति में नमन करती हूँ। कर्मवीर भाऊ साहब हीरे जी ने महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था रूपी जिस पौधे का बीजारोपण किया था, आज वह पौधा विशाल वटवृक्ष में परिणत हो चुका है। यह हमारी संस्था के संस्थापकों की दूरदृष्टि तथा सामाजिक दायित्व का परिणाम है कि उन्होंने शिक्षा रूपी ज्ञान गंगा को दुर्गम से अति दुर्गम तथा आदिवासी बहुल भूभागों में घर घर तक पहुंचाया है। आज इस संस्था को महिला रत्न लोक माता श्रीमती पुष्पाताई हीरे जी, समाज श्री प्रशांत दादा हीरे जी, माननीय सौ स्मिताताई हीरे जी, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अपूर्व भाऊ हीरे जी, माननीय अद्वय आबा हीरे जी आदि ने मिलकर विकास के शिखर पर पहुंचाया है। हमारी आज की संगोष्ठी के लिए भी संस्था की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्राप्त हुई है। अतः मैं संस्था के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य समझती हूँ। आज की संगोष्ठी का आयोजन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला एवं हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्यों ने मिलकर किया है। 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित विमर्श विविध आयाम इस विषय पर आधारित राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन कर आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। सोच विचार कर तथ्य या वास्तविकता का पता लगाना, किसी बात या विषय पर कुछ सोचना, समझना या विचार, उसे विमर्श कहा जाता है। किसी भी मत धारणा के विविध पहलू को आयाम कहा जाए। साहित्य सामाजिक परिवर्तन का जीवंत दस्तावेज है। जो तीव्रता से बदलाव आया है, उसका असर हिंदी साहित्य पर भी व्यापक रूप से परिलक्षित होता है। 21वीं सदी के साहित्य का स्वरूप वह नहीं रहा जो स्वतंत्रता पूर्व हुआ करता था। 21वीं सदी के साहित्य में स्त्री, दलित, आदिवासी और थर्ड जेंडर अस्मिताओं का उभार भी एक बड़ी परिघटना है। इस परिघटना से साहित्य में अनुभव और भाषा की दुनिया बढ़ी हुई है। आरंभ में इस उभार में हड़बड़ी और आग्रह बहुत ज्यादा था, जिसके चलते ऐसी रचनाओं की बाढ़ आ गई थी जिसमें पहचान का दावा केवल अनुभव के आधार पर किया गया था। 21वीं सदी का नारी लेखन हमें आधुनिकता, वैज्ञानिकता, तार्किकता, समसामयिकता तथा युगीन भाव बोध का परिचय कराता है। आज का नारी लेखन उच्च कोटि का होने के साथ साथ वैविध्यपूर्ण भी है। 21वीं सदी में आदिवासी विमर्श केंद्र में है, इसलिए इनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, दर्शन आदि पर विमर्श की आवश्यकता महसूस की जा रही है। दलित विमर्श के कारण जो साहित्य निर्माण हुआ वह अनेक दृष्टियों से विशेष रहा है। दलित साहित्य में व्यक्ति नहीं, समाज का प्रकटीकरण होता है। दलित साहित्य ने अन्याय, अत्याचार के साथ नए अनुभवों का मिश्रण करने का कार्य किया है। दलित विमर्श का आधार लेकर जिस दलित का निर्माण हुआ वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। थर्ड जेंडर विमर्श से किन्नरों की समस्या पर विचार होने लगा तथा उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ऐसा प्रयास किया जाने लगा। 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित विमर्श विविध आयाम इस विषय पर विचार हो, इसी हेतु आज की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस विषय पर मार्गदर्शन करने हेतु
माई महाविद्यालय नगांव के हिंदी विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पंढरीनाथ जी पाटिल उपस्थित हुए हैं। हम भाग्यशाली हैं कि सर ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए। आज की संगोष्ठी के विषय का सुझाव हमें कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर भाऊ साहब जी गमे ने दिया है और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज की संगोष्ठी का आयोजन किया होगा। पाटिल जी को सुनना है तो मैं इस समय न लेते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ और संगोष्ठी की आगे की बागडोर प्राध्यापक बच्चाव जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत कम शब्दों में इस संगोष्ठी का जो आयोजन है, इस आयोजन के संदर्भ में आपने प्रस्तुति की। मैं हमारे अधिष्ठाता महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था मानवी की विद्या शाखा के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल भारद्वाज, जो इस संगोष्ठी के उद्घाटक, हमारे अपनी भाषा में विमोचक है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैडम आप अपना उद्घाटक मंतव्य यहाँ प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज। धन्यवाद सर। मी मराठीमध्ये बोलणार आहे कारण ते सगळे दिग्गज आहेत आणि हिंदी आपण बोलू शकत असलो तरी अतिशय उच्च दर्जाची हिंदी बोलण्यामध्ये माझ्या मर्यादा असल्यामुळे मला असं वाटतं की मी मराठीमध्ये बोलणं जास्त उचित ठरेल आणि भाषा हा भावनांमधला अडसर कधी ठरू नये असं मला वाटतं। आजच्या या वेबिनारसाठी उपस्थित आपले मार्गदर्शक डॉक्टर प्रोफेसर पंढरीनाथ पाटील सर, त्याचबरोबर महात्मा गांधी विद्या मंदिर चे संचालक प्राचार्य डॉक्टर सुभाष निकम सर, जे आमच्याबरोबर नेहमीच असतात आणि मार्गदर्शन करत असतात, त्याचबरोबर महाविद्यालयाचे प्राचार्य गमे सर, अभ्यास मंडळ हिंदीच्या अध्यक्षा पूनम बोरसे मॅडम, त्याचबरोबर हिंदी अभ्यास मंडळाचे सगळे सन्माननीय सदस्य बच्चाव सर, जे या पूर्ण वेबिनारचं आयोजन ज्यांनी केले आणि जे सूत्रसंचलन करतात वाकळे सर आणि सर्व उपस्थित हिंदीचे प्राध्यापक, सर्वांना अधिष्ठाता महात्मा गांधी विद्या मंदिर या च्या वतीने मी सगळ्यांना नमस्कार करते। आणि हा विषय नक्कीच हिंदी साहित्याशी निगडित असल्यामुळे मी मानसशास्त्राची असल्यामुळे त्याच्यावर जास्त वक्तव्य करणं योग्य ठरणार नाही। मात्र पंढरीनाथ पाटील सरांना मला थोडंसं सांगायचं आहे की सर, आमच्याकडे विद्यापीठ स्तरावर अनेक अभ्यास मंडळ आम्ही वेगवेगळ्या फॅकल्टीच्या अंतर्गत स्थापना झालेली आहे आणि त्याच्या अंतर्गत आम्ही खूप उपक्रम घेतो आहोत। ह्युमॅनिटीज किंवा मानव विज्ञान विद्याशाखा याची अधिष्ठाता मी आहे आणि याच्या अंडर जवळजवळ 9 बोर्ड ऑफ स्टडीज आहेत आणि अतिशय सुंदर उपक्रम बोर्ड ऑफ स्टडीज वेगवेगळे घेत आहेत। मला वाटतं हिंदी अभ्यास मंडळाचा हा 4था का 5वा उपक्रम आहे आणि अतिशय वेगवेगळ्या विषयांवर स्टुडंट्स म्हणजे विद्यार्थी केंद्रित आणि प्राध्यापक केंद्रित असे अनेक उपक्रम याच्या अंतर्गत आम्ही घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये संशोधनावर वेबिनार घेतलेले आहे, ई कंटेंट डेव्हलपमेंटवर घेतले आणि वेगवेगळ्या हिंदी साहित्य किंवा कोणत्याही साहित्य आणि जे वेगवेगळे ह्युमॅनिटीज किंवा मानवीय विज्ञान शाखेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्या विषयांच्या वेगवेगळ्या पैलूंवर आपण इथे वेबिनार्स घेतलेले आहेत। आणि आजचा जो विषय आहे, जसं आता पूनम बोरसे मॅडमने सांगितलं, 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित विमर्श विविध आयाम, मला असं वाटतं की साहित्य हा नेहमी समाजाशी निगडित असा भाग आहे आणि साहित्यामध्ये वेगवेगळ्या मनोसामाजिक विषयांवर विवेचन केलेलं असतं, जे समाजाच्या दृष्टीने खूप उपयोगी असतं असं म्हटलं जातं। मी हे नेहमी सांगते, अधिष्ठाता म्हणून मला इथे नमूद करावंसं वाटतं की सायन्स हे जास्त उपयोजित आहे, विज्ञान ऍप्लिकेबल आहे असं म्हटलं जातं आणि त्याच्यामुळे त्यातल्या शोधांना हे जास्त महत्त्व दिलं जातं किंवा संशोधनाला जास्त महत्त्व दिलं जातं। मानसशास्त्र हा विषय दोन्हीकडे आहे, विज्ञानामध्ये पण येतो, जसा जॉग्राफी हा विषय पण विज्ञानामध्ये पण आहे आणि ह्युमॅनिटीज मध्ये किंवा आर्ट्स मध्ये तो होता। तर याच्यामध्ये सुद्धा जे संशोधन आहे, म्हणजे साहित्यामधलं जे संशोधन आहे, ते खूप समाजाच्या वेगवेगळ्या घटनांशी निगडित आहे। जसे वेगवेगळे कॅरेक्टर्स आपण म्हणतो साहित्यामधले, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मनोवृत्ती किंवा व्यक्तिमत्वाचे पैलू आपल्याला दिसून येतात आणि त्याचं विश्लेषण निश्चितच महत्वाचं आहे।
कारण शेवटी समाज हा माणसांनी बनलेला आहे आणि माणूस म्हणून वावरताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार आणि त्याच्यावरचं विवेचन हे खूप आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे आजचा विषय जो गमे सरांनी सुचवलाय, जसं बोरसे मॅडम म्हणाल्या, हा अत्यंत उपयुक्त आहे हिंदी साहित्याच्या दृष्टीने आणि निश्चितच या वेबिनारचा सर्व हिंदी अभ्यासकांना, प्राध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांना याचा उपयोग होईल. आणि जसं मी नेहमी सांगते की याच्यावर फक्त एक साइड म्हणजे वन साइड कम्युनिकेशन नको आहे, तर आपल्याला एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन खूप महत्वाचे आहे. म्हणजे वेबिनारचा उद्देश हा फक्त वक्ता बोलतोय आणि त्याच्यानंतर त्याची समाप्ती असा न करता त्याच्यावर प्रश्न निश्चितच विचारले गेले पाहिजे आणि ते जर विचारले तर मला वाटतं त्या वेबिनार मधनं काहीतरी एक आउटकम चांगल्या पद्धतीचा आपण काढू शकतो. त्याच्यामुळे जास्त वेळ घेत नाही, कारण या विषयावर बोलण्यासाठी विद्वान आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. या वेबिनारसाठी अधिष्ठाता म्हणून मी शुभेच्छा देते महात्मा गांधी विद्या मंदिरच्या वतीने. आणि त्याचबरोबर असे उपक्रम अजून व्हावे. गमे सर नेहमीच त्यांच्या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम घेतात, त्यामुळे असे अनेक उपक्रम यापुढे होतील अशी मला आशा आहे. आणि उद्घाटक म्हणून हे वेबिनार याचे उद्घाटन झाले असं मी इथे घोषित करते. मला संयोजकाने इथे निमंत्रित केलं आणि बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार. धन्यवाद मॅडम. अतिशय छान सूचना आपण केल्या. तर निश्चितच त्या सूचनांचं आमचे प्राचार्य आणि आम्ही सर्व पालन करू असा शब्द मान्य प्राचार्यांच्या वतीने आपल्याला देतो. आणि एक उपक्रमशील महाविद्यालय म्हणून येवला महाविद्यालय नेहमी सतत कार्यरत असतं. यास पुढेही आपल्या निश्चितच सूचनांचा आदर आणि सन्मान करून आम्ही आपले जे काही मार्गदर्शन आहे त्या मार्गदर्शनाबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतो. माननीय निकम सरांना मी विनंती करतो की निकम सर प्रमुख अतिथी म्हणून मला वाटतं तुम्ही नंतर बोलाल का आता बोलाल सर? आबासाहेब कारण कसं आबासाहेबांना मला यासाठी बोललो की आबासाहेबांना संस्थेच्या आणि अनेक महाविद्यालयाच्या जबाबदाऱ्या असतात, काम असतात आणि म्हणून मी आबासाहेबांना आज के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय सुभाष जी निकम सर जी, जो हमारे महाविद्यालय के सीडीसी चेयरमैन है और निरंतर हम पर स्नेह करते, हमें मार्गदर्शन करते, आदरणीय सुभाष जी निकम सर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें मार्गदर्शन। धन्यवाद के जी। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला एवं हिंदी अध्ययन मंडल के महात्मा गांधी विद्या मंदिर हिंदी अध्ययन के संयुक्त तत्वाधान और आयोजित आज की जो राज्य स्तरीय ये संगोष्ठी मंतव्य मराठी में रखा, वो हमारी संस्था के ह्यूमैनिटी के डीन डॉक्टर मोनाल भारद्वाज मैडम, उनकी एक वाक्य से मैं सहमत हूँ, भावना समझनी चाहिए, भाषा कौन सी हो। So I always stated that knowledge is barrier, language is not. Yes. हाँ, तो इस संगोष्ठी में आज पंचक्रांति पाटिल आपको बहुत सारा विमर्श इस विविध आयाम में जो है वो तो उसके बारे में बताने वाले। मैं थोड़ा ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूँ, इसलिए मेरा भाषा में ज्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। मेरे को याद है मैं जब 11वीं कक्षा में था तब से वेद प्रकाश शर्मा जी का जो उपन्यास थे वो मैं पढ़ा करता था। और आप कभी इस पे आपको अलग लगेगा, मैं 3 दिन या 4 दिन में 400-500 पेजेस का उपन्यास पूरा पढ़ता था। तो बहुत सारे उपन्यास में पढ़ा हुआ, आज भी मेरे को कभी कभी याद आ जाते हैं। तो आज के इस युग में 21वीं सदी में जो साहित्य या विमर्श के बारे में एक प्रवाह हो रहा है, जैसे नारी विमर्श के बारे में देखा कि बहुत सारे लेखक सिर्फ नारियों के बारे में लिखते हैं, पुरुष विमर्श के बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। या मैं जानता हूँ उस सदी में जो 15वीं सदी हो, 16वीं सदी हो, 17वीं 18वीं सदी हो, उस सदी के जो साहित्यिक थे उनका योगदान बहुत काफी अच्छा रहा। क्योंकि आज अपने पास अपने हाथ में सब होने के बावजूद भी हम ज्यादा नहीं अच्छा लिख पा रहे। उस जमाने में जहाँ लिखने का कुछ उपयोगिता नहीं थी, वो
झाड़ के पेज पर लिखते थे, लेकिन फिर भी उनका साहित्य आज अनमोल कर। जैसे कबीर का मैं दोहा एक याद रखता हूँ, रंगी को कहते नारंगी, चलती को कहते गाड़ी, दूध का बनाया खोआ, सुन कबीरा रोआ। आज 21वीं सदी में ऐसा हो रहा है, जिसको रंग है उसको हम नारंग बोल रहे हैं, जिसको रंग नहीं ऐसा, जो चल रही है उसको गाड़ी बता रहे हैं, और जो दूध का बनाया खोआ रहता है, मतलब दूध से बनाया, फिर भी हम लोग उसको खोआ देते हैं। कि जो इस सदी में बहुत सारे अलग अलग सोचने का तरीका बदल गया है, इस वजह से जो पुराने साहित्यिक जितने भी थे, एक प्रकार जैसे मैं प्रेमचंद, कवि प्रेमचंद हो, अभी हम लोगों ने संगोष्ठी रखी है, कवि रहीम हो, कवि बिहारी हो, बहुत सारे कवि, जैसे अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारा ज्ञान हमारे फिलोसफी सर को है। यहाँ के हमारे पाटिल साहब, मैं आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है मेरे को, हमारे संस्था के जितने भी हिंदी प्राध्यापक है, वो जब बात करते हैं हिंदी में तो हमें पता नहीं चलता कि ये मराठी भाषी है। हमारे केके जी हो, सुरेश जी हो, वाकड़े जी हो, जितने भी, पूनम जी अभी बात कर रही थी, पूनम जी का तो घर में वारसा है, वारस मतलब उनके पिताजी इतने बड़े साहित्यिक थे हिंदी के, बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने यहाँ पे जितने आज प्रोफेसर है उसमें से 50% से 60% प्रोफेसर उन्हीं के स्टूडेंट रहे, छात्र रहे। तो मुझे खुशी हो रही कि इस संगोष्ठी में अपने मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर योगिता जी ही रहे, जो भी उपस्थित होने वाले, यहाँ के बहुत सारे जितने भी हिंदी के प्राध्यापक है, उन सभी को मैं यहाँ पे मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और मेरी बात जो मैं, मेरे को हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती जैसे मैडम ने बताया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जिस संगोष्ठी जिस भाषा में, उस भाषा में मेरे विचार मंतव्य रखने का मैं यहाँ पे प्रयत्न किया हूँ। लेकिन मेरे को मालूम है मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा जितना आप लोग बोलते, तो आप सभी को मैं संस्था की ओर से शुभेच्छा देता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और मेरी बात यहाँ पे करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद निकम सर, हमें पता था कि आपने बहुत सारी व्यस्तताओं के बीच आप यहाँ उपस्थित हुए। मैं फिर एक बार महाविद्यालय के की ओर से और हमारे हिंदी अध्ययन मंडल से आपका स्वागत करता हूँ। और आप कौन कहता है कि आपको हिंदी नहीं आती है, हिंदी हम भी नहीं बोल पाती, इतनी सुंदरता से आप हिंदी बोल रहे हैं। मैं पुनः से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। अब जो प्रमुख अतिथि हमारे बीच आए हुए हैं उनका परिचय आपको हो, इसलिए मैं महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रघुनाथ वाकड़े सर जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे प्रमुख अतिथि का परिचय हमारे सामने रखें। डॉक्टर वाकड़े सर जी। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला व वाणिज्य महाविद्यालय येवला एवं हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वाधान द्वारा आयोजित एक दिवसीय राज्य स्तरीय आभासी ई संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित विविध आयाम, इस विषय पर व्याख्यान देने वाले प्रमुख मार्गदर्शक डॉक्टर पंडितनाथ पाटिल जी का मैं रघुनाथ वाकले परिचय दे रहा हूँ। डॉक्टर पाटिल गंगामाई महाविद्यालय नगांव धुले महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष 24 वर्ष से सर अध्यापन का कार्य कर रहे। सर के 3 छात्र फिल्म प्राप्त कर चुके हैं। सर जी के मार्गदर्शन में 8 छात्र पीएचडी का संशोधन कार्य भी कर रहे। सर जी के 9 किताब प्रकाशित हो चुके हैं। पाटिल जी ने 100 से अधिक शोधालेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए हैं। पाटिल जी विश्वविद्यालय में रिफ्रेशर कोर्स में प्रमुख वक्ता के रूप में व्याख्यान देते, जैसे एफडीपी कोर्स में भी कई बार उन्होंने मार्गदर्शन किया है। लोकबात चैनल में पाटिल जी का कविता लेख वाचन अभी हम सब लोग सुनते हैं, देखते हैं। विश्व हिंदी संगठन में भी सर काम करते, सहचर ही पत्रिका के भी सदस्य है। सर महाविद्यालय के कई विद्यालयों में विभिन्न कमेटियों पर काम करते हैं। सर जी जब मार्गदर्शन करते हैं तब ऐसा लगता है कि उनका सुनते ही रहना चाहिए। और सर जी के मैंने बहुत सारे व्याख्यान अटेंड किए और मुझे ऐसा लगा था सर जी आप एक दिन हमारे यहाँ आइए और हमारे छात्र एवं प्राध्यापकों को उद्बोधित करेंगे, तो निश्चित स्वरूप से हमारे महाविद्यालय के छात्र एवं प्राध्यापकों को लाभ हो सकता है। इसी दौर पर मैंने सर जी को फोन किया
और सर जी ने कहा मैं आने वाला हूँ, और मुझे इतनी खुशी हुई, इतना हर्ष हुआ। सर जी ने एक ही मिनट में हाँ कर दी। ऐसे लोग होते हैं। सर जी का परिचय बहुत लंबा है, लेकिन वक्त के मुताबिक मैं यहाँ पर सर का समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद वाकड़े सर जी। आपने कम शब्दों में बहुत कुछ बातें पंडरनाथ पाटिल सर जी के बारे में कह दी कि जैसे ही हमने इस संगोष्ठी के आयोजन के संदर्भ में विचार विमर्श किया तो पहला नाम पंडरनाथ पाटिल सर जी का आया, और वाकड़े सर ने कहा था कि वो बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखते हैं। तो तुरंत उन्होंने जो है, ये बड़े व्यक्ति की अपनी महानता होती है कि जैसे ही मान लो कि उनको आमंत्रित किया जाता है तो तुरंत हाँ कर देते हैं। मैं आदरणीय पंडरनाथ पाटिल जी का पुनः एक बार इस महाविद्यालय की ओर से, संस्था की ओर से, हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से स्वागत करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे आज के इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर पंडरनाथ पाटिल सर जी। प्रणाम सभी को। प्रणाम। हाँ, आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ शायद आपके होस्ट ने शायद रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया है, अगर वो रह गया होगा तो आप कर लीजिए। शायद रिकॉर्डिंग शुरू मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ। महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था जो है, इसे कौन नहीं जानता महाराष्ट्र में। चूंकि मैं भी वहां पर एक एफडीपी कोर्स में कर चुका हूँ 2017 में 16 में, तो आपके नाम से ही सब लोग प्यार करते हैं। महाराष्ट्र के सभी लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ी संस्था है, अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, और इसीलिए और काफी मेरे मित्र भी आपकी संस्था में विभिन्न विभिन्न कॉलेजों में काम करते हैं। तो बाबू साहेब हीरे और हीरे परिवार को ना जानने वाला शायद ही महाराष्ट्र में और भारत में एजुकेशन के क्षेत्र में कोई आदमी हो। बहरहाल, इस जो आप वेबिनार ले रहे हैं, इसके जो उद्घाटक है सम्माननीय मृणाल जी भारद्वाज मैडम अधिष्ठाता, योगिता हीरे मैडम जो विश्वस्त है, फिर सुभाष जी निकम जो प्रधानाचार्य है निमगांव में, फिर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, एक्चुअली उनका पहले नाम लेना चाहिए था, वो आदत बहुत कम है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाव साहेब गमे सर जी, शिवाजी गायकवाड़ जी, वाकड़े सर जी, डॉक्टर पूनम जी बोरसे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तावना की, और जो सूत्र संचालन कर रहे हैं बच्चाओ जी, और इस आभासी पटल पर जो भी एकत्रित हुए हैं सभी हमारे प्रतिभागी मित्रों को पहले मैं नमस्कार। मित्रों, 21वीं सदी जो है, इसमें जो विमर्श की बात की जाती है हिंदी साहित्य में, तो क्या हुआ कि सही अर्थ में देखा जाए तो 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने धर्मांतरण किया, एक बहुत बड़ी घटना थी। भारत जैसे हिंदू धर्म के सबसे अधिक लोग जहां पर रहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र आप उसको कह सकते हैं, इस तरह के एक राष्ट्र में एक बहुत बड़ा वर्ग जो केवल इसलिए धर्म को छोड़ रहा है कि वहां पर क्या किया जा रहा है कि धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से एक विशिष्ट समाज को अक्सर छोड़ दिया गया, अक्सर वो पीड़ित रहा। और उस समाज का एक व्यक्ति इंग्लैंड में जाकर पढ़ता है, वहां पे डॉक्टरेट करता है, वहां से जब वो भारत में लौटता है, लौटने के बाद वो देखते हैं कि ये जो समाज है, ये समाज को मुख्य धारा में हम कैसे लाएं। अगर हम अभी इसी को मुख्य धारा में लाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज वाले या जाति वाले ये लोग हैं, इनको समाज एक मुख्य प्रभाव में ले लो, ऐसा कहने से कोई इनको प्रभाव में नहीं लेगा, और मैं जब तक हूं तब तक लेंगे। लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा, फिर से हिंदू समाज में इन लोगों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो फिर से उभरेगा। इन्हें फिर से मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा, इन्हें फिर से तालाबों में और नहरों में या कुएं पर पानी भरने नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो थी, एक प्रकांड पंडित थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने उसको सुना था, पढ़ा था, अनुभूत किया था, और इसलिए उन्होंने अंतिम में जाकर बहुत सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें हिंदू धर्म ही छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं भले ही हिंदू बनकर पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। और उन्होंने ये अपनी घोषणा जो थी वह सत्य करी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धर्मांतर किया, ये सभी को पता है।
और जब धर्मांतर हुआ इस देश में, तब जाके इस देश के धर्म के ठेकेदारों के दिमाग जो थे वो ठिकाने पे आए। उनको लगा ही नहीं था कि हम इन पे अत्याचार करेंगे, ये अत्याचार सहते जाएंगे। और भाई यही परंपरा चल रही थी ना जाने कितने कितने युगों से। तो इस परंपरा को खंडित किया गया, इस परंपरा को तोड़ा गया, और मनुष्य को मनुष्य कहने के लिए मनुष्य ने मनुष्य को कहा कि हमें मनुष्य कहिए। और फिर वहां से जो ये प्रक्रिया शुरू हुई, सही माने में भारतीय साहित्य में, वो हिंदी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, कोई भी साहित्य हो भारत का, सभी साहित्यों का अगर मूल पकड़ा जाए या मूल की ओर आपको देखना होगा, तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के धर्म परिवर्तन के उस केंद्र पर, क्योंकि वहीं से जो था क्रांति जो थी वो वहीं से शुरू हुई। और फिर क्या हुआ, दलित विमर्श शुरू हुआ, दलितों को पढ़ना, लेकिन दलितों को क्या, सभी बहुजनों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन ने क्या कर दिया कि लोगों में ये चेतना जगा दी। और उन्होंने कहा था कि पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। और इसलिए क्या होगा, वो मूल मंत्र बन गया बहुजन समाज का, और फिर वो किसी भी जाति का हो। आज हम उनको ओबीसी में लेते होंगे, आज मराठा समाज, भले ही हम लोग कहते हैं हम क्षत्रिय थे, छत्रपति शिवराज जी ने हमारा स्वराज्य निर्माण किया था, वो बात सही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मराठाओं की परिस्थिति भी खराब होती चली गई। आज कई भूमिहीन मराठा आपको मिल जाएंगे। और फिर ये भी, इन्हें भी शिक्षा नहीं मिली, हम मराठाओं की भी शिक्षा नहीं थी, दलितों की तो छोड़ो, सभी जो जिनको आज सवर्ण में गिना जाता है, उन लोगों को भी शिक्षा के द्वार जो थे वो बंद थे, वो उस दिन खुले। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जो सर्वसामान्य बहुजन थे, हम पढ़ने लगे। और पढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारे पास ज्ञान आते गया, हम धर्म समझने लग गए, हम उपनिषद समझने लग गए, हम वेद पढ़ने लग गए, और ये सारी जो परंपरा चलती चली गई। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण समाज में पैदा होने के बाद भी उन्हें धर्म के ठेकेदारों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया था। और इसीलिए उन्होंने संस्कृत जो भगवत गीता थी, उसका उन्होंने प्राकृत अनुवाद जो है ज्ञानेश्वरी में किया। फिर तुकाराम महाराज की तो बहुत बड़ी क्रांति आप सबको पता है, फिर नामदेव जी की मालूम है, विश्वभा खेचर की मालूम है ना जाने बहुत लंबी परंपरा, संतों की परंपरा हमारे देश में रही है। इन्होंने वही परिवर्तन किया था। लेकिन मूलतः जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो परिवर्तन था, ये 1956 के बाद हुआ। फिर ये जो परिवर्तन की जो धारा थी, ये बहती बहती चली गई, लोग पढ़ने लगे, और फिर विमर्श की चर्चा होने लगी। देखिए, जब तक मुझ में कोई पीड़ा नहीं है, उसको मैं व्यक्त नहीं करूंगा, तब तक लोगों को कैसे समझेगा मैं कौन हूं। ये जब तक मैं अभिव्यक्त नहीं करूंगा, तब तक आपको नहीं समझेगा कि मैं कौन हूं। अब मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। वाकड़े सर ने तो कह दिया कि ऐसा बोलते वैसा बोलते, अब वो तो बस बात की बात होती है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं और आप सब लोग उसको सुन रहे हैं, तो आपको अनुभूति आती जाएगी, आपको लगेगा कि वाकड़े सर सही कह रहे कि गलत कह रहे। बोलने वाले बहुत बोल जाते हैं, लेकिन जो करने वाले जो है वो वैसा नहीं करते। बाबा साहब जी ने बहुत किया, लेकिन उसके बाद जो था परिवर्तन की जो परंपरा शुरू हुई, दूसरा बाबा साहब नहीं हुआ ऐसा कुछ आलोचक कहते हैं, लेकिन बाबा साहब जैसे लोग एक ही होते हैं, शिवराज जैसे लोग एक ही होते हैं, शाहू महाराज जैसे लोग एक ही होते हैं, महात्मा फुले जैसे लोग एक ही होते हैं, भाऊसाहेब हीरे जैसे व्यक्ति भी एक ही होते हैं। ऐसे ये बार बार ये लोग जन्म नहीं लेते, ये बस जन्म लेते हैं, अपना कार्य करते हैं और चले जाते हैं। इन लोगों ने अपना कार्य कर लिया, फिर उनकी परंपरा से हमें चलना पड़ता है। विमर्श की परंपरा सही अर्थ में वहीं से शुरू होती है। और फिर दलित विमर्श किया गया। और आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र वो भूमि है जिसने विमर्श की शुरुआत की। पूरे संसार में अगर आपने साहित्य पढ़ा होगा, आपने संशोधन किया होगा, तो आपको इस बात को आपको गर्व महसूस होगा कि महाराष्ट्र ही वह भूमि है जिसने दलित विमर्श की शुरुआत की, दलित विमर्श का आरंभ हमारे देश से, हमारे राज्य से हुआ। और फिर दलितों की बात पहले मराठी में लिखा गया, आपको मालूम है, उपरा लिखा गया, फिर उछल्या लिखा गया, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड़, और फिर माझी जन्माची चित्तर कथा, और ना जाने ऐसी कितनी बहुत सारी लंबी परंपरा है जो दलित आत्मकथाओं की आई। दलित विमर्श ये आत्मकथाओं से आया पहले, और फिर हिंदी साहित्य में तो बहुत बाद में आया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कदम जैसे लोग अभी अभी लिख रहे हैं ना, बहुत कम लिख रहे हैं। आपने
एक जो कथा है वो मैंने यूट्यूब पर डाली है, लोग बात में आपने सुनी होगी, 25 चौका 150। जो सर्वसामान्य समाज था, साहूकार और उच्च, जो हमारे गांव के उच्च वर्णीय लोग थे, इन्होंने क्या किया था, दलितों को इस कदर दबा के रखा था और इस कदर से नया साइंस उनके सामने रखा था, इस तरह से उनकी मानसिकता करके रखी थी कि हम उससे आगे नहीं जा रहे। और इसलिए उनको पता गया सही माने में 25 चौका 100 होते है ना, 25 चौके 100 है ना मराठी में हम क्या, तो 25 चौका 100 होते हैं, लेकिन उनको यह बताया जाता है कि 25 चौका 150, और वो बेचारे मान लेते हैं कि 25 चौका 150। तो ये हमारी परिस्थितियां हैं। फिर क्या हुआ, दलित विमर्श, बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे वेबिनार, मैं कम से कम 10 वेबिनारों में बोल चुका हूं, दलित, नारी और किन्नर विमर्श। ये विमर्श जो है ऐसे विमर्श है कि इस पे आए दिन कोई न कोई बोलने वाला आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे चले जाएंगे, आपको हजारों उसके वीडियो मिल जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें इन विमर्श जो है, इन विमर्शों का जो सबसे निचला जो हिस्सा है, जब जिस पर बहुत सारा ध्यान नहीं किया, उस विमर्श की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। नारी विमर्श की बात करें तो बहुत सारा नारी विमर्श आपको मिल जाएगा, दलित विमर्श आपको बहुत सारा मिल जाएगा, आदिवासी विमर्श भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, किन्नर विमर्श भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आए दिन ना जाने कितने कितने लेखक उस पर लिख रहे हैं, ना जाने कितनी कितनी प्रपत्र प्रकाशित हो रहे हैं, और ना जाने कितनी कितनी किताबें उस पर लिखी जा रही, वो संपादित की जा रही और प्रकाशित की जा रही। मेरा यह मानना है कि ठीक है, दलितों की बात हो गई, आदिवासियों की बात होगी, नारी की बात हो गई, किन्नरों की भी बात बहुत लोग कर रहे हैं, किसान विमर्श की बात कहां है? बहुत बड़ा विमर्श है किसान विमर्श। आप इस बात को ध्यान में रखिए मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसान ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। आज हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, हमारे सरकार को ना जाने कितनी कितनी सरकारी फायदेमंद कंपनियां बेचनी पड़ रही है, और पूरा खाई में ये देश आर्थिक खाई में चला जा रहा है। इसको कौन बचा रहा है? किसान ही बचा रहा है। उस किसान का विमर्श अभी भी ठीक ठाक तरीके से हमारे हिंदी साहित्य में नहीं आया है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हैं दिल्ली के बाहर। कितनी भयानक त्रासदी है, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उस अन्नदाता की ओर कोई नहीं देख रहा है। और फिर एक दूसरे विमर्श को मैं आपको बताना चाहूं, बस क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम किसी एक विमर्श पर इतना सारा चर्चा हम कर पाए, सभी विमर्शों पर हम इतनी सारी चर्चा करे, इतना समय तो है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि ये तो 100 दिन तक चलने वाली विमर्श है। लेकिन मैं आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने नारी बहुत पढ़ा है, आपने आदिवासी बहुत पढ़ा है, आपने दलित बहुत पढ़ा है, आपने किन्नर भी बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। अब मैं आपको किसान विमर्श की बात बता रहा हूं। किसान विमर्श के आगे जाके मैं आपको और एक विमर्श बता रहा हूं। वो विमर्श है वृद्ध विमर्श। वृद्ध विमर्श की सबसे बड़ी पीड़ा है मित्रों, तुम्हारे हमारे सबके घर में वृद्ध है। वृद्धों की अवस्था क्या है? वृद्धों के ऊपर कितने हिंदी साहित्यकों ने अपनी लेखनी भांजी है? देखिए आप, हमारा साहित्य क्या है कि उस लगड़ी घोड़ी के पीछे भागने वाला साहित्य बनता जा रहा है, जिसपे कोई लिखने लगा उसके पीछे पूरे भाग रहे। अब दलित विमर्श की चर्चा इतनी चर्चा हो गई कि दलित विमर्श चौथा हो गया, फिर आदिवासी विमर्श चौथा हो गया, किन्नर विमर्श के पीछे पड़ गए, वो चौथा हो गया। हमें क्या हो गया है? हम क्यों अपने इर्द गिर्द नहीं देखते? हम क्यों अपने जीवन में आए हुए उन व्यक्तियों को नहीं देखते? मित्रों, सबसे बड़े दुख से मुझे इस बात को मैं व्यक्त कर रहा हूं, और यह सत्य है, आप सभी इस बात को मानेंगे। अगर आप किसी वृद्धाश्रम में गए और उन वृद्धों से अगर आपने बात की, तो आपको पता लगेगा कि वहां जो वृद्ध है, उनका लड़का डॉक्टर होगा, कलेक्टर होगा, प्रोफेसर होगा, शिक्षक होगा ना, वो पढ़ा लिखा होगा। मैं कम से कम 10 से 15 वृद्धाश्रमों में गया हूं मित्रों, जो अच्छे बड़े बड़े नामांकित है। उन सभी वृद्धाश्रमों में मैंने देखा है कि वहां के किसी भी वृद्ध का लड़का किसान नहीं है, वहां के किसी भी वृद्ध का लड़का मजदूर नहीं है, वहां के किसी भी वृद्ध का लड़का गरीब नहीं है। तो
तो इस विमर्श की ओर हम क्यों नहीं जाते? हम डरते हैं। हम ये लिखेंगे तो अपनी ही मैं खुद उगड़ कर बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं ही मेरे माँ बाप से ठीक से बर्ताव नहीं करता। इसलिए वृद्धों का विमर्श, किसानों का विमर्श छुपाया जाता है। जाइए आप पीछे महाभारत रामायण में जाके देखना पड़ेगा, आपको ये सारे बीज पीछे से मिलेंगे। आपको जाना पड़ेगा पीछे। अब देखिए रामायण में वृद्धों की अवस्था क्या है। दशरथ राम राम करते करते अपना प्राण त्याग रहे हैं। उधर आप महाभारत में जाएंगे तो भीष्म पितामह सबसे बड़े योद्धा है, अपरिजेय है, उनको आज तक किसी ने नहीं हराया है। वो व्यक्ति किस तरह का जीवन जी रहा। उनका प्रपोता उनको कहता है कि भीष्म पितामह आप शांत बैठिए। द्रोणाचार्य की क्या अवस्था है महाभारत में आप देखिए। और इस तरह से आप चलते चले आइए और फिर अपने आजू बाजू में देखिए, अपने घर में देखिए, अपने समाज में देखिए। मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपने आप को गुरुजन कहते हैं, बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं। उनके माँ बाप की अवस्था बहुत दयनीय है। दिनहीन अवस्था में वो माँ बाप बेचारा अपने वृद्धत्व को जैसे वैसे वो निकाल रहे हैं। वो तो चाहते कि भगवान उन्हें उठा ले, लेकिन उन्हें नहीं उठाता। ये विमर्श आज भी हमारे हिंदी साहित्य में ठीक ठाक से नहीं आया। वृद्धों का तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, किसानों का तो आपको ना रामायण में मिलेगा ना महाभारत में मिलेगा, कहीं नहीं मिलता किसानों का विमर्श। बस आपको राजाओं का विमर्श मिल जाएगा। राम राजा थे, सत्यवान थे, ऐसे थे वैसे थे, सब मिल जाएगा आपको। कृष्ण ईश्वर थे और उनके गुणगान आपको मिल जाएंगी, गोपियां मिल जाएंगी, उनके कपड़े चुरा कर पेड़ पर लटकाना आपको मिल जाएगा। लेकिन वो कृष्ण माखन के साथ रोटी खाते थे, वो रोटी कहां से आती थी, इसका कोई विमर्श आपको नहीं मिले। प्रभु राम बहुत सत्यवान हो गए, एक पत्नीव्रत होंगे और क्या क्या जो होंगे वो होंगे। वो जो खाते होंगे वो रोटी कहां से आती है, उसका कोई विमर्श नहीं है। यह हमारे साहित्य का दुर्गुण है, ये हमारे साहित्य ऊपर लगा हुआ ये लांछन है। हमारे साहित्यिक अभी भी अपने दिमागों को खोल नहीं पाए। मित्रों, मैं वो विमर्शों की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। मैं वो परिपाटी नहीं, फिर वो मैं मृदुला गर्ग बताऊंगा, चित्रा मुद्गल बताऊंगा, मैत्रेय पुष्पा बताऊंगा, उषा प्रियमना बताऊंगा। ये अगर आपके दिमाग में लेकर बैठे तो आप इसको छोड़ दो। मैं वो प्राध्यापक नहीं हूं जो रटी रटाई और कॉपी पेस्ट करके लिखने वाला और बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बस मेरी आंखों को खुले रखता हूं और खुली आंखों से मैं दुनिया देख रहा हूं। दुनिया में मैं देख रहा हूं कितने सारे विमर्श पड़े हुए हैं। हम क्यों पीछे पड़े इन किन्नरों के और इन दलितों के और आदिवासियों के और स्त्रियों के विमर्श के पीछे ही पीछे भाग रहे। ठीक है ना, वो विमर्श तो चलता रहेगा, वो आपने बंद कर दिया इसलिए बंद नहीं होगा। और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अभी भी नारियों को न्याय नहीं मिला है, अभी भी दलितों को न्याय नहीं मिला है, अभी भी आदिवासियों को न्याय नहीं मिला है। इस बात को मैं बिल्कुल मान्य करता हूं, स्वीकार है। लेकिन विमर्श इतना ही नहीं है मुझे कहना। ये हमारा देश एक बहुत खंडप्राय देश, एक विशाल देश है, और इस देश में सिर्फ इतने 3-4 विमर्श है क्या? हमारे हजारों लाखों लेखक लिख रहे हैं। आज मैं जब आपके वेबिनार में बोल रहा हूं, आज कम से कम 100 वेबिनार चल रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। उन 100 वेबिनारों में बातें क्या हो रही है? वही मैत्रेय पुष्पा, वही किन्नर विमर्श, वही आदिवासी विमर्श। इसके आगे कब जाओगे भैया? तो किसानों के विमर्श के बारे में मैं आपको बोलूं कि कोई नहीं, हमारे पुराणों में आख्यानों में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मगर आज से 350-400 वर्ष पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज नाम का एक व्यक्ति, जब वो शिवा थे, वो पूना में आते हैं सोने के हल से, सोनेचा नांगर जिसको हम मराठी में कहते हैं, सोने के हल से पहला राजा है इस संसार का जिसने खुद खेती का आगाज किया। और किसान विमर्श अगर देखना है तो आपको छत्रपति शिवराय तक जाना होगा। जब हमारे देश में, हमारे स्वराज्य में अकाल था और उनको पैसा चाहिए था, धन नहीं था, राज्य में अकाल पड़ा था, जनता को, रैयत को हमें अनाज देना था, छत्रपति शिवराय बस एक घास की तिल्ली लेकर जाते हैं साहूकार के पास, और साहूकार कहता है कि भाई आप हमें क्या रखेंगे? तो कहते हैं कि ये है ना गवताची पातळ, जिसको हम मराठी में कहते हैं, एक घास की एक तिल्ली लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि बस मेरे पास ये है, ये रख लीजिए और मुझे धन दीजिए उचित।
जब बारिश होगी, अनाज आएगा, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा और फिर मेरी ये जो तिल्ली है वो मैं लेके जाऊंगा। एक ही राजा है पूरे संसार में, पूरा संसार का अध्ययन कर लीजिए आप। तो किसान विमर्श इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि किसान विमर्श करेंगे तो आपकी कई कड़ियां खुल जाएगी, फिर आपके राम भी बदनाम हो जाएंगे, आपके कृष्ण भी बदनाम हो जाएंगे, आपके सब कुछ बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में जो महत्वपूर्ण है उनको ही छोड़ दिया जाता है। ये जो सबसे बड़ा दुख है, मुझे ये दुख है बहुत बड़ा। वैसे वृद्ध विमर्श, और आगे चलकर मैं एक नए विमर्श की ओर आपको लेके जाना चाह रहा हूं, और वो है विकलांग विमर्श। मित्रों, आप में से कोई मुझे बता दे कि आपने विकलांग व्यक्ति नहीं देखा। आप में से कोई बता दे कि आपके गांव में एक भी विकलांग नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या है हमारी कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, साहित्य आदर्शवादी लिखेंगे, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, जो भी कहानी लिखेंगे, जो भी उपन्यास लिखेंगे, उसके अंत में हम हीरो हीरोइन को मिला देंगे। आदर्शवाद, सत्य की जय होती है। मुझे बताओ, अपने अनुभव से मुझे बताओ, क्या सत्य की जय होती है हर बार? नहीं होती मित्र। कई लोग हैं जो मुझसे होशियार थे, मेरे साथ पढ़ रहे थे, वो बेचारे व्यसनाधीन होकर बेरोजगारी में मर गए, उनकी विजय नहीं हुई, वो क्वालिफाई नहीं हो पाए। अनेक परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक थी, नहीं हो पाए, बेचारे व्यसनाधीन हो गए, कुछ तो मर गए। तो ये जो सारी अवस्थाओं को अगर आपने अध्ययन किया तो आपको एक बात ध्यान में आएगी कि ये जो सारे विमर्श है, ये विमर्श बस चर्चा के विषय रह गए। इसमें अगर कुछ लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, विकलांग विमर्श। हमारे आजू बाजू में कई विकलांग है, उन विकलांगों पर क्यों नहीं लिखा जाता? पिछले दिनों में इस पर अध्ययन कर रहा था, एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार था, उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि सर कुछ एक नया हमें सुनना है, कुछ नया विमर्श जो है तो वो आप हमें बताइए। तो मैंने उनको बताया था कि हम विकलांग विमर्श पर बात कर सकते हैं। उन्होंने फिर पत्रिका बनाई और सब भारतवर्ष में उसको बांटा गया कि विकलांग विमर्श पर चर्चा करने वाले जो वक्ता है वो कृपया हमें बताए। दुर्दैव के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं, विकलांग विमर्श पर बोलने वाले हमारे देश में केवल 2 ही व्यक्ति मिले, और वो भी दोनों के दोनों विकलांग है। दोनों के मैं नाम आपको बता रहा हूं। एक है ललित कुमार, जो कविता घोष के संस्थापक है, लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने खुद की आत्मकथा लिखी है, विटामिन जिंदगी, ये एक आदमी। और दूसरी महोदया है कंचन सिंह चौहान, ये भी लखनऊ में रहती है, यह भी कहानीकार है, इसने कई सारी कहानियां लिखी। बस 2 लोग मिलते हैं पूरे भारतवर्ष में, कितना बड़ा देश है। मतलब हमारे देश में यह हो गया कि आप दलित है तो दलित विमर्श पर आप बात करेंगे, आदिवासी है आप आदिवासी पे बात करो, आप किन्नर है किन्नर पर बात करो, आप विकलांग है विकलांग पर बात करो, आप नारी है नारी पर बात करो। मतलब मैं अगर पुरुष हूं, मैं नारी विमर्श पर बात करूंगा तो फिर वो फालतू है, क्योंकि मुझे अनुभूति नहीं है ना स्त्री कैसी होती है। मुझे अनुभूति नहीं है दलित क्या होता है, क्योंकि मैं दलित नहीं हूं। मैं आदिवासी नहीं हूं, मैं आदिवासी विमर्श पे बात नहीं करूंगा। मैं किन्नर नहीं हूं, मैं किन्नर विमर्श पे नहीं बात। ये सब क्या चल रहा है? क्या हर चीज को, अब आप अमेरिका कभी नहीं गए तो अमेरिका पर आप बात नहीं कर सकते? आपको अमेरिका पता नहीं है क्या? आप जापान कभी नहीं गए हो, आपने जापान कभी देखा नहीं है, तो क्या आप जापान नहीं है क्या संसार में? और आप जापान पे बोल नहीं सकते क्या? आप जापान पे लिख नहीं सकते क्या? उसके बारे में कई सारा साहित्य हमारे यहाँ पड़ा है, यूट्यूब में चले जाएंगे, हजारों लाखों वीडियो है, उसको देखकर हम समझ नहीं सकते क्या? ठीक है ना, मैं मानता हूं वो स्वानुभूति नहीं होगी, लेकिन सहानुभूति तो होगी ना। यही कारण है कि कई आलोचकों ने प्रेमचंद को तक कह दिया कि दलित विमर्श से प्रेमचंद का कोई संबंध नहीं है, प्रेमचंद ये फालतू लेखक है, यहां तक कहने वालों ने कह दिया है। मित्रों, इससे आगे और क्या कहेंगे? प्रेमचंद जब लिख रहे थे उनके दिमाग में कोई दलित विमर्श नहीं था। जब वो गंगी लिख रहे ठाकुर का कुआं, उनके दिमाग में नहीं था कि मैं दलित विमर्श की कहानी लिख रहा हूं। वो तो बस सत्य लिख रहे थे, जो उन्होंने देखा वो उसको लिख रहे। तो क्या मैं जो देखूं वो ना लिखूं? अगर सिर्फ विकलांग पे वही आदमी बोलेगा जो विकलांग है,
इससे बड़ा दुर्दैव क्या होगा। फिर उसके बाद मैंने खोजबीन शुरू की, हालांकि वो बेकार नहीं हो पाया, लेकिन वो जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, जो शोध किया था, वो शोध आज मेरे काम में आ रहा है। मुझे मुझे लगा कि ये जो आपकी संस्था जो है वो कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, एक अपने आप में विश्वविद्यालय है। इसीलिए मैंने हाँ भी कही, हामी भरी कि हाँ मैं इस विषय पर बोलूंगा, क्योंकि क्या है कि आपके यहाँ सुनने वाले लोग हैं, आपके यहाँ समझने वाले लोग हैं, और एक बहुत बड़ा विशाल आपका परिवार है, और उस परिवार में कुछ लोग इस तरह के समझने वाले हैं। विकलांग विमर्श जो है उसकी ओर मैं आपका ध्यान इसलिए खींचना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि विकलांग विमर्श का भी अगर आपने पूर्वपार से अध्ययन शुरू किया तो आपको मिलेंगे धृतराष्ट्र, है ना, आपको मिलेगी कुब्जा, आपको मिलेगी शकुनी, आपको मिलेगा अष्टावक्र। तो ये जो सारे चीजें हैं, मैं देख रहा था, मैं इस बात पर चिंतन कर रहा था कि विकलांग पर क्यों नहीं लिखा जा रहा, विकलांग विमर्श पर क्यों बातें नहीं हो रही है। और इस पे जाके मैं जब मेरा समाधान इस चीज पर जाकर हुआ तो मैंने देखा कि धृतराष्ट्र जो थे वो विलेन है, खलनायक है ना धृतराष्ट्र, शकुनी खलनायक है, अष्टावक्र खलनायक है, इन सभी कुब्जा खलनायक है, मंथरा ले लो रामायण में, वो भी विकलांग है, वो भी विलन है। और हमारे देश में अगर आपने देखा, हमारे साहित्यों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में ये सब लोग खलनायक इनको करार दिया गया। और उल्टा है कि अगर आपने किन्नर विमर्श की बात की तो किन्नरों में देखिए आप शिखंडी है, जो विष्णु पितामह को मारने के लिए सामने खड़ी होती है, और उसके पीछे से अर्जुन जो है विष्णु पितामह को बाण मारते हैं। मतलब किन्नर जो है, भले वो किन्नर है, उसे समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वो सकारात्मक नायक है वहां पर। बृहन्नड़ा ले लीजिए, जब पांडु जो है आदमी अज्ञातवास में चले जाते हैं, उस अज्ञातवास में बृहन्नड़ा बन के अर्जुन रहता है, एक किन्नर का रूप लेकर अर्जुन रहता है, और वो जो है वो सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आती है। इसलिए किन्नर विमर्श में लिखने वालों की बहुत बड़ी लंबी कतार आपको मिल जाएगी, हालांकि मैंने भी लिखे 5-6 प्रपत्र उन पर, तो उसमें लिखने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। विकलांगता पर लिखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसका कारण यह है कि हमारे इतिहास में विकलांग व्यक्ति को हमने क्या दिखाया है, हमने उसको विलन दिखाया। और फिर आप आइए, समाज पर किन किन लोगों का प्रभाव होता है। एक तो हमारे इतिहास, पुराण और अध्ययन और धर्म ग्रंथों का, उसमें विलन हो गए बेचारे विकलांग। और फिर आता है हमारा सिनेमा। सिनेमा में आप देख लो, सभी विकलांग जो है एक तो भिखारी दिखाए जाएंगे, दीन दलित दुखी ऐसे दिखाए जाएंगे। फिर हम तो दुख के लिए नहीं लिख रहे भाई, हमें तो पैसा चाहिए। किन्नर पे लिखोगे तो आपके पुस्तक प्रकाशित होंगे, आपको पैसा मिलेगा। अब विकलांग पे लिखोगे तो कौन पढ़ेगा इसको, ये तो दिनहीन लोग है ना। जो दलित जो शब्द है ये बहुत बड़ा विस्तृत शब्द है, इसलिए उनको कहा जाता है ये सभी दलितों में आते हैं, सभी दलित है। ये सारे विमर्श, ये दलित विमर्श के ही प्रकार है, सही अर्थ है। और विकलांगता जो है ना, वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो व्यक्ति कमजोर हो और वह समाज के सामान्य लोगों के साथ स्पर्धा न कर सके, या उन लोगों के साथ या अपने आप को कमजोर समझे, या लोग उसको कमजोर समझे, ये जहां होते हैं उसे मोटे मोटे तौर पर विकलांग हम कहते हैं। लेकिन आज भारत में बहुत सारे विकलांग लोग अच्छे अच्छे पदों पर चले गए। कुछ लोग प्रोफेसर मैंने देखे हैं, डॉक्टर देखे हैं, कलेक्टर देखे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर अब विकलांग लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन साहित्य में वो नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। विकलांग विमर्श पर केवल आज तक 2 ही किताबें लिखी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आत्मकथा लिखी गई है, विटामिन जिंदगी, जो लिखी है श्री ललित कुमार जी ने, लखनऊ में रहते हैं, ये भी प्रशासक है वहां पर, इन्होंने लिखी है। और फिर उन्होंने ही एक संपादित की हुई एक काव्य संग्रह है, वो है जैसा मैंने देखा तुमको। मात्र 2 ही किताबें आपको क्या कहते हैं, अपंग विमर्श की या अपाय विमर्श की या विकलांग विमर्श की आपको मिलेगी। और फिर जो दूसरी जो लेखिका है कंचन सिंह चौहान, इन्होंने कई कहानियां लिखी है, और उसके वो संग्रह जो है वो धीरे धीरे अब आ रही है, वो एक एक कहानियां उनकी छप रही है।
आगे चलकर क्या हो जाएगा कि उनका भी कहानी संग्रह आ जाएगा और लगता है कि वहां से एक दिशा मिलेगी। मैं ये सब आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आप जो अध्ययन मंडल आपका खुद का है, उस अध्ययन मंडल के अधिष्ठाता यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह के नए नए पाठ्यक्रमों में नए नई विधाओं को हमें लाना जरूरी है, ताकि हम सहानुभूति से हमारे समाज के होते। विकलांगता के लिए फिर एक शब्द आया था, उसके विषय में भी मैंने सोचा और मैंने उस पर अध्ययन किया। दिव्यांग, ये नया शब्द आया विकलांग के लिए। जैसे दलित शब्द के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द लाया था, दलितों ने हरिजन शब्द को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम अगर हरि के जन है तो फिर आप बाकी के लोग क्या है ना। उस शब्द को पूर्णतः नकार दिया और बिल्कुल लाजमी है, नकारना ही चाहिए था वो शब्द। किसी एक व्यक्ति को हरिजन कहेंगे कि ये दुनिया ही हरि ने बनाई है, तो फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति को हरिजन कह के वो भी एक तरह से गाली देने जैसा ही होता है। ठीक वैसी ही बात दिव्यांग शब्द से भी आई। दिव्यांग का मतलब होता है दिव्य अंग। अब बेचारे का एक पांव समझ लो पतला है, एक हाथ है या आंख नहीं है, वो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, उसे तरह तरह की विभिन्न विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं हैं, और उसको आप बोलेंगे दिव्यांग। दिव्यांग शब्द जो है वो आपको धर्म की ओर खींचता है, धार्मिकता की ओर खींचता है, और फिर आपके हृदय से दया शब्द निकलता है। जैसे हरिजन शब्द, अरे यार वो हरिजन है, मतलब आप दया कर रहे हो उस पर, और वो दिव्यांग है, आप दया कर रहे हो। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने यह बताया कि आप हम पर दया मत करो, हम आपके दया के लिए दलित नहीं है ना। हमें दलित बनाया गया, तो वो जो है हमें अपना हक दो, हमें पढ़ने का मौका दो, हमें मौका दो, हम हमारा इस मौके को बुनाएंगे और आपके बराबर आके खड़े होंगे। आज विकलांग भी वही कह रहे हैं। विकलांग कहते हैं आप हम पर दया मत करो, हमें आपके बराबर का साथी बनाओ। हमारे कॉलेज में भी हम ये देखो, विकलांगता जो है ना वो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मानसिक भी होती। हमारे महाविद्यालय में हम अक्सर कहते हैं, कह रहे वो मोटा नहीं आया क्या, कह रहे वो काला नहीं आया क्या, कह रहे वो चश्मिश नहीं आया क्या, कह रहे वो बहरा नहीं आया क्या, कह रहे वो दुंडा नहीं आया क्या। तो इस तरह के शब्द हम प्रयोग नहीं करते क्या? तो क्या उस दुंडे का, उस अंधे का, उस लंगड़े का, उस अपाहिज का कोई नाम नहीं है? हम उनके नाम से क्यों नहीं पुकारते? यह हमारी मानसिक विकलांगता है, और इसीलिए हमें सुधार लेना चाहिए, क्योंकि यह आदत बन गई है। हमें लगता ही नहीं हम गलती कर रहे हैं, हमें लगता ही नहीं किसी मोटी स्त्री को हमने बोला ये मोटी है, हमें लगता है कि नहीं इसमें क्या है, वो तो है मोटी। ऐसा नहीं होता। तो किसी को भी दलित जो है, हमने अगर उनको जाति के नाम से पुकार दिया तो उनको हम बोलेंगे अरे यार तेरी जाति तो यही है, यही जाति से पुकारा तो क्या हो गया? ऐसा नहीं चलता। आपको आपकी जाति से पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको आपके शारीरिक व्यंग के नाम से पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? हमें कोई भी उच्चारण करते समय, कोई भी संबोधन देते समय हमें इस बात का भान होना चाहिए कि हम उस समाज में रह रहे हैं जिस समाज में हम हमारे ही मनुष्यों को देख रहे हैं। हमारे दोस्तों के विषय में हम गंदा गंदा बोलते हैं, भद्दे भद्दे कमेंट्स हम लोग पास करते हैं। तो ये जो है, ये जब बदलेगा मित्रों, तभी हम विकलांग विमर्श की ओर चले जाएंगे। जब आदमी के बाल अच्छे होते हैं ना, तब तो वो दूसरों को गंजा गंजा बोलता है। अरे वो गंजा क्या, अरे वो टकला क्या। जब भाई आपके उड़ जाते हैं और लोग आपको गंजा टकला बोलते हैं, तब आपको वो पीड़ा समझती है। जब तक विकलांग आपके घर में, परिवार में नहीं है ना, तब तक विकलांग की पीड़ा आपको नहीं समझ में आती। तब तक आप यूं ही बोलते थे वो लंगड़ा है। देखिए हमारे सूरदास को, 1.5 लाख से ज्यादा पद लिखे सूरदास ने, जन्मांध थे। और एक कवि की परिचय मैं आपको करवाता हूं, हमारे महाराष्ट्र के बहुत महान कवि हो गए, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र उनको जानता नहीं है, दुर्दैव है हमारा। माधान गांव है भाई विदर्भ में, अमरावती के पास माधान। उस माधान गांव में गुलाबराव महाराज नाम के बहुत बड़े संत हो गए। 132 ग्रंथ लिखे मित्रों, 132। संत सूरदास से भी ज्यादा साहित्य इन्होंने लिखा। वह संस्कृत के भी ज्ञाता थे, वो प्राकृत के भी ज्ञाता थे, वो हिंदी के भी ज्ञाता थे, वो मराठी के भी ज्ञाता थे।
वो अपने आप को ज्ञानेश्वर कन्या कहते थे कि मैं ज्ञानेश्वर की कन्या हूं। जन्मतः जन्मांध थे, जन्मांध होने के बावजूद ये आदमी 132 ग्रंथ लिखता है। मित्रों विचार करो, हम प्रोफेसर होने के बाद भी कितना लिख पाए हैं, कितना सोच पाए हैं, कितना बोल पाए हैं। ये जो मौलिकता जो है ना, ये कहीं उधार से नहीं मिलती, ये पढ़ाई से भी नहीं आती, ये सारी चीजें आपको अनुभूति से आती है। और जब मनुष्य अनुभूति करेगा ना, जब मनुष्य अनुभूति करेगा तब चल के वो सीधा साधा जीवन जीए। इसलिए विकलांग होने के लिए या विकलांगता पर अध्ययन करने के लिए आपको विकलांग होना जरूरी नहीं है। दलितों पर अध्ययन करने के लिए आपको दलित होना जरूरी नहीं है। आदिवासियों पे अध्ययन करने के लिए, किन्नरों पे अध्ययन करने के लिए, नारी पर अध्ययन करने के लिए आपको वो बनने की जरूरत जैसे नहीं है, वैसे ही विकलांगता के अध्ययन के लिए हमें विकलांग बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी मानसिक विकलांगता जो है उसको हमें काबू में रखना होगा मित्रों। जब हम अपनी मानसिक विकृतता को काबू में रखेंगे तब चलकर हम कुछ नया देख पाएंगे। एक 4-5 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, जापान का था। जापान में एक बहुत बड़े प्रशासकीय अधिकारी है, तो वे बुलेट ट्रेन से जाते हैं अपने नौकरी की जगह पर, और वो जन्मांध है। उनके साथ, क्योंकि बुलेट ट्रेन से जाते हैं, चढ़ने में इसमें कोई बाधा न हो, इस कारण उनके साथ उनका एक कुत्ता है। वो कुत्ता जो है वो अपने हाथ में लेकर चलते हैं, और वो कुत्ता बराबर उन्हें उस स्टेशन पर ले जाता है। और स्टेशन पे मतलब जब गाड़ी रुकती है तो दरवाजे के अंदर ले जाता है, और जो सीट खाली है वहां पर बराबर ले जाकर उसको बिठाता है, और वो कुत्ता स्वयं जो है उसके चेयर के नीचे बैठ जाता है। आप देख लेना, आपको मिल जाएगा ये वीडियो, यूट्यूब पर ही मैंने देखा। तो इस तरह से कई लोग हैं जो, क्योंकि फिर मैं अंधा हूं भाई, फिर मैं काम में जाऊंगा कि भाई भाई मुझे पकड़ो, मुझे गाड़ी में चढ़ा दो, अरे मैं अंधा हूं, मुझे बैठने के लिए जगह दो। नारी विमर्श में ये सारी बातें अब आई है। नारियां कहती है क्यों नारी के लिए अलग लाइन, मैं नहीं खड़ी होंगी, मैं सर्वसामान्य में खड़ी होंगी। मैं और पुरुष एक है, कंधे से कंधा लगाकर हम अगर जीते हैं, हम अगर स्वयं का हक मांगते हैं, तो हम पुरुषों के साथ खड़े होंगे, हम अलग लाइन में नहीं खड़े होंगे। एक बहुत बड़ी लेखिका है, उससे जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया था, सर एक जगह पे लिखा था कि विकलांग और महिलाओं के लिए, आपने भी पढ़ा होगा ऐसा बोर्ड कई जगह, विकलांग और महिलाओं के लिए। तो कहते कि क्या मैं विकलांग हूं? महिला कहती है कि मैं विकलांग नहीं हूं, और विकलांग भी कहता है कि मैं भी विकलांग नहीं हूं। आप हमें बराबरी का हक दीजिए, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम भी इस देश का निर्माण करना चाहते हैं। आप हमें अपाहिज कह के, नारी कह के, दलित कह के, आदिवासी कह के, किन्नर कह के हम पर दया मत करो। हम आपके दया के पात्र नहीं बनना चाहते। हमें अपना अधिकार चाहिए, हम अपने अधिकार से अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा वर्ग हमारे देश में है ना। हमारे देश में एक और विमर्श होना चाहिए, वो है भिखारी विमर्श। हमारे देश की जितनी जनसंख्या है मित्रों, उसमें से 20% लोग, ध्यान से सुनना, 20% लोग हमारे देश में एक समय का ही खाना खा पाते हैं। वो बेचारे प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, रास्ते पर सोते हैं, झोपड़ियों में कहीं गंदी जगहों पर वो सोते हैं। ऐसे 20% लोग हैं। मतलब आप ये समझ के चलिए, कम से कम 25 करोड़ लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो अभी भी मूल प्रवाह में नहीं है। उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका कोई रेशन कार्ड नहीं है, उनकी जिंदगी क्या है उनको ही पता नहीं है। जाएंगे रोड पे, उनके बच्चे खड़े हो जाएंगे, जो कुछ 10, 5, 10, 20 जो भी भीख मिल जाएंगी, वो भीख से ही वो अपना घर चलाते हैं। उसमें से भी अगर शराबी या बेवड़ा बाप है तो वो भी उसमें से पैसे चुरा के जाएगा और शराब पीकर आएगा। ये एक बहुत बड़ा विमर्श हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में अभी भी अछूता है। मुझे लगता है आने वाले समय में आप सब लोग इसकी ओर देखेंगे, है ना। एक बहुत बड़े मंच पर इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए, है ना। हम विश्व हिंदी संगठन के माध्यम से इसको उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द विकलांग विमर्श के साथ साथ भिखारी विमर्श जो है, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत खराब है। वो, उनके ना जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना कुछ पता नहीं है उनको कैसे जी रहे हैं, उनका जीवन कितना दर्दनाक है। हम यहाँ 5 स्टार होटलों में बैठ कर उस पर चिंतन नहीं कर सकते। जैसे एक घटना बताकर फिर मैं अपनी बात को रोकूंगा। जब रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी जब थे, जब अपने गांव में रहते थे, और तब उन्होंने लिखा मैला आंचल,
हमारे हिंदी साहित्य का एक माइलस्टोन उपन्यास बन गया। लेकिन जब माइलस्टोन बना और फणीश्वर नाथ रेणु को जब बहुत सारी प्रसिद्धि मिली, बहुत सारा पैसा मिला, फिर उनको वहां से उठाकर दिल्ली में एक अच्छे से होटल में रखा गया और कहा कि अब लिखो। और फिर उन्होंने जो लिखा वो पता नहीं, ना आपको पता है ना मुझे पता है, उस साहित्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसका अर्थ यह है मित्रों कि आप जहां पर हो वहां पर ही हमें सोचना चाहिए, तभी हम हमारे साहित्य को और अधिक पुख्ता बनाएंगे और अधिक उसको धारदार बनाएंगे। हमारे इस साहित्य को हम अच्छी ऊर्जा दे पाएंगे। हिंदी साहित्य यही नहीं रुकना चाहिए, अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए। 21वीं शताब्दी यह विमर्श की शताब्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस विमर्श की शताब्दी में केवल 4-5 ही विमर्श नहीं है, बल्कि और बहुत सारे विमर्श होना बाकी है। किसानों के विमर्श पर बहुत गहराई से चर्चा की जानी चाहिए, किसानों के विमर्श पर बहुत गहराई से लिखा जाना चाहिए। और उसी तरह विकलांग के विमर्श पर भी, भिखारियों के विमर्श पर भी हमें लिखना पड़ेगा। और जब ये लिखेंगे तभी हम ये कह पाएंगे कि हिंदी साहित्य के हम सही अर्थ में पूजक है, हिंदी साहित्य की हम सही अर्थ में सेवा कर रहे हैं। 2 लेक्चर देकर हम अपनी तनख्वाह पाकर अपना परिवार तो चला लेते हैं मित्रों, उसी के साथ साथ हमें ये समाज भी चलाना चाहिए। हमारे बाबा साहब ने हमें ये मूल मंत्र दिया है कि भाई संगठित हो जाओ और फिर संघर्ष करो। इन बेचारों के साथ संघर्ष कौन करेगा? ये बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, इनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। हम उन पर दया ही करते हैं, हम उन पर करुणा नहीं करते। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आप दया मत करिए किसी पर, आप करुणा कीजिए, उसे खड़ा कीजिए। और ये खड़ा करने का काम हमारे साहित्यिकों ने किया है। हमारी बहुत बड़ी दीर्घ लंबी परंपरा हमारे हिंदी साहित्यों की है। वो तो अपने अपना काम करके वो चले गए हैं। अब ये जिम्मा हमारे कंधे पर है और इसलिए हमें अब कुछ करना चाहिए, नए विमर्श की ओर हमें मुड़ना चाहिए। और इस तरह की प्रार्थना मैं आपसे करूंगा कि आप में से निश्चित ही कई लोग इस तरह का सोचेंगे। आप केवल सोचने भी लग जाए तो मुझे लगेगा कि मैंने जो भी 1-2 घंटे आपके लिए खर्च किए वो मेरे सफल होंगे। और आप भी लिखेंगे, आप भी पढ़ेंगे, नए विमर्श हमारे सामने आएंगे, हमारा हिंदी साहित्य समृद्ध होगा। और हिंदी साहित्य समृद्ध जब होगा, हिंदी भाषा भी राष्ट्रभाषा नहीं हुई है, उसे भी हमें राष्ट्रभाषा बनाना है। जब नई नई धाराएं आएगी तो हमारा देश जो है समृद्ध होगा, हमारा साहित्य समृद्ध होगा। हीरे महाविद्यालय, महात्मा गांधी विद्या धाम ने ये जो सारा कार्यक्रम करवाया, उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सभी विश्वस्तों को, संचालकों को, आपके महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को, सभी हिंदी के प्रेमियों को, हिंदी अध्यापकों को, सभी को मैं साधुवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद डॉक्टर पाटिल सर, बहुत सुंदर विवेचन आपने किया। जैसे हमने अपेक्षाएं रखी थी उस अपेक्षा के अनुरूप या उससे भी अधिक आपका ये विवेचन रहा। और सही अर्थों में विमर्श इसी पर भी होना चाहिए कि जो उपेक्षित है, विमर्श का मूल अर्थ हम जो समझते हैं कि जो उपेक्षित है उस पर ही चर्चा होना है। जो सही अर्थों में इस समाज में स्थापित है उन स्थापितों पर ही विमर्श हो रहा है। आपके इस पूरे मंतव्य से यही बात प्रकट हो रही है कि जो स्थापित है उन स्थापितों पर भी केवल, जैसे हम कहते हैं कि रंग बदलते हैं कपड़े के, वैसे शब्द बदल रहे हैं, लेकिन मूल ढांचा वैसा ही वैसा हो रहा है। चाहे स्त्री विमर्श की बात हो, दलित विमर्श की बात हो, आदिवासी विमर्श की बात हो, लेकिन सही अर्थों में आज जो 2 विषय आपने रखे, एक किसान विमर्श और विकलांग विमर्श, इस पर हम भी हिंदी साहित्य में लगभग आप 27-28 साल से हम इस अध्यापन कर रहे हैं, लेकिन आज भी इन दोनों क्षेत्रों के जो लोग हैं वो दोनों क्षेत्रों के लोग उपेक्षित रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद प्रेमचंद जी का हमारा हिंदी में गोदान उपन्यास है जिसमें होली की कथा मिलती है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि भारतीय किसानों को लेकर कोई ऐसा उपन्यास, कोई ऐसा महाकाव्य, कोई ऐसा नाटक लिखा गया। सचमुच ही आपने इन दोनों क्षेत्रों की, और किसान को मान लो कि किसान की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं होता, और जिस तरह से मान लो कि किसान पर विमर्श होना चाहिए, ये किसान विमर्श पर निश्चित ही इस संगोष्ठी से जुड़े हुए सभी लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। और आने वाले काल में अगर किसान पर, विकलांगों पर 2-4 रचनाएं भी लिखी गई तो निसंदेह इस वेबिनार का जो आयोजन हुआ, इस वेबिनार का आयोजन हम सफल मानेंगे, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। आपने बहुत ही व्यस्तताओं के बावजूद इतना सुंदर, इतना व्याख्यान दिया। मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था और इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कार्यक्रम के अध्यक्ष
हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बाबूसाहेब दमे सर जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय मंतव्य रखें। आदरणीय डॉक्टर बाबूसाहेब दमे सर। सर नमस्ते. बच्चा सर मराठीत बोलत चालेल सर? हाँ बोला बोला मैडम. नेरी मॅडम काय म्हणतात? नेरी सर मैडम, एक बात जोड़नी थी मुझे, बोलो बोलो अगर आपकी सम्मति हो तो मैं हाँ, एक बात प्लीज, जोड़ना बोलिए। चाहती हूँ। बोलो बोलो. हाँ जी सर, नमस्ते पाटिल सर, आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दिया है और एक नई बात को आपने जोड़ा है अपने मंतव्य में। मुझे इस, जैसे कि आपका शीर्षक है कि विविध विमर्श, तो पाटिल सर मुझे यह भी एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि बाल विमर्श पर भी चर्चा होनी चाहिए, है ना? क्योंकि आज हम लोग जो है विकलांग हो, स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, हम लोग अपनी बात को रख पाते हैं, लेकिन बाल विमर्श जो है तो इस पर बालक अपनी बात को नहीं बता पाते हैं, या उनको यह पता नहीं होता है कि क्या सचमुच उन पर अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अपनी बात को रख पाते हैं या स्पष्ट कर पाते हैं, उनके बजाय अगर हम इन बालकों की ओर ध्यान देंगे तो बालकों का भी विमर्श जो है, तो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई अन्य जगह पर काम कर रहा है, लेकिन जिनके माता पिता जी काम के लिए, अर्थार्जन के लिए घर से बाहर जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे बालक जब दिन दिन भर अपने घर पर बैठे रहते हैं या बैठते हैं, उन्हें संभालने वाले जो भी होते हैं, तो बाहर से हम जो रखते हैं, बाई जो रखते हैं, तो उनकी ओर से जो वे पीड़ित होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, यानी हम लोग देख रहे हैं आज समाज में, और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी मैं कह सकती हूँ, या एक बहुत बड़ी समस्या आज इन बालकों की निर्माण हो चुकी है। तो जो नहीं कुछ कह पाते हैं, उन पर अगर हम ज्यादा काम करेंगे या इसकी अगर हम चर्चा करेंगे, इस विमर्श पर अगर हम बात करेंगे, तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि अब देखिएगा, कोरोना ने बहुत ही, यानी ये वैश्विक महामारी हो चुकी है, और कोरोना की वजह से आज इतने सारे युवकों की नौकरी चली गई है, उनका अर्थार्जन का साधन चला गया है, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें कुछ काबिलियत है, लेकिन जिनको बेरोजगार रहना पड़ रहा है। तो ऐसे एक बेरोजगार विमर्श पर भी आगे चलकर बात होना, इस पर विमर्श होना लाजिमी होगा, ऐसे मुझे लगता है। मैं आप बच्चा सर, आपने मुझे बोलने के लिए सम्मति दी, इसलिए आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ और मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। हा सर. सर आवाज येतोय? हाँ बोला बोला सर. हा हा. सरांनी किसान विमर्शची गोष्ट ठेवली आणि त्याच्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा त्यांनी उल्लेख केला. महाभारत आणि रामायण काळापर्यंत देखील आपल्याला किसान विमर्शच्या अनुषंगाने मागे जाता येऊ शकतं. बळीराम जो होता कृष्णाचा भाऊ, त्याचं हत्यार होतं, त्याच्या हातामध्ये हल असायचा, म्हणजे नागर असायचा. तर त्या अनुषंगाने पण आपल्याला त्या लेखनाच्या दृष्टिकोनातून तिकडे जाता येऊ शकतं. त्यानंतर बळीराजा, ज्याला पाताळात घातलं असं वामनाने, असा तो उल्लेख एक पुराण कथांमधून येतो. हा बळीराजा किसानांचा म्हणजे शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आपल्या समोर उभा राहतो. भिकारी विमर्शच्या अनुषंगाने मराठीमध्ये आता नुकताच एक भिकारी नावाचा चित्रपट येऊन गेला. त्या म्हणजे चित्रपट साहित्य अनुषंगाने, हिंदीतील जे काही चित्रपट आहे त्या अनुषंगाने देखील आपल्याला एखादा विचार या अनुषंगाने मांडता येतो. खरंच आम्हाला ग्रामीण, दलित, स्त्रीवादी, जनवादी, अल्पसंख्याक याच्या पलीकडे फार काही मराठी साहित्यातले विमर्श किंवा प्रवाह असं माहीत नव्हते. पण आपल्या मनोगतातून निश्चितच खूप अशा पद्धतीचे चांगले नवीन वेगवेगळे प्रवाह आमच्या समोर आले आणि हिंदी साहित्याबरोबर मराठी साहित्याच्या अनुषंगाने देखील आम्हाला अभ्यासकांना आपलं आजचं व्याख्यान खूपच मार्गदर्शक ठरलं. त्याबद्दल आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद देतो सर. आणि पुढील सूत्र बच्चाव सरांकडे सोपवतो. धन्यवाद सर. माननीय प्राचार्यांना विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावं. धन्यवाद सर. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित हिंदी अभ्यास मंडळ आणि कला वाणिज्य महाविद्यालय येवला यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपल्यापुढे हे वेबिनार सादर झालेला आहे. या वेबिनारसाठी उपस्थित आणि ज्यांचा अभ्यास आणि ज्यांची वाणी आपल्याला ऐकायला मिळालेली आहे ते प्रोफेसर डॉक्टर पंढरनाथ पाटील सर
ते गंगावळी महाविद्यालय नगाव इथून आपल्यामध्ये जॉईन झाले होते. सरांनी जे काही 2000 स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये जे काही परिवर्तन झालेले आहेत आणि वेगवेगळे जे साहित्य प्रवाह निर्माण झालेले आहेत त्याविषयी जी काही माहिती दिली ती अतिशय साधार अशा स्वरूपाची आहे. आणि शेतकऱ्यांसाठी आणि कष्टकऱ्यांचं जे जीवन चित्रण आहे ते साहित्यामधून येण्यासाठी कसे प्रयत्न करावे लागतील किंवा त्याबाबत काय आपल्याला विचार करावा लागेल याचाही विचारमंथन आपल्या पुढे ठेवलेलं आहे. त्यामुळे मी सरांचे धन्यवाद पहिल्यांदाच मी मानतो. त्यानंतर या वेबिनारसाठी उपस्थित योगिताजी हिरे ज्या आपल्या ट्रस्टी आहेत आणि हिरवेश महाविद्यालयामध्ये ज्या विभाग प्रमुख आहेत त्यांचाही मी त्यांच्याविषयी धन्यवाद व्यक्त करतो. उद्घाटक म्हणून आदरणीय आपल्या ज्या डीन आहेत मानवी विज्ञान शाखेच्या त्या डॉक्टर मृणाल भारद्वाज आणि प्रमुख अतिथी म्हणून डॉक्टर सुभाष निकम सर जे संचालक आहेत आपल्या महात्मा गांधी विद्या मंदिरचे ते उपस्थित राहिले. त्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि हिंदी अभ्यास मंडळाचे जे अध्यक्ष आहेत डॉक्टर पूनम बोरसे मॅडम असतील, सूत्रसंचालन करणारे के बच्चाव सर असतील, आर्यन बाकळे सर असतील, नागपूर महाविद्यालयाचे रवींद्र ठाकरे सर असतील, आमचे शिवाजी गायकवाड सर असतील, अरुण बनारसे, मनीषा गायकवाड मॅडम, वैभव सोनेन सर, DM अगुल आणि विविध महाविद्यालयांतून या वेबिनारसाठी उपस्थित सगळे प्राध्यापक बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर हा विषय फार चांगल्या पद्धतीने चर्चेला गेला. सरांचा या विषयामध्ये असलेला जो अभ्यास आहे तो मला खूप चांगल्या पद्धतीने जाणवला. त्यांनी जी सुरुवात केली होती ती 1956 मध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी धर्मांतराची घोषणा केली. म्हणजे महानिर्वाण झालं 1956 आणि धर्मांतराची जी घोषणा आहे सर ती 23 ऑक्टोबर 1935 या येवले शहरामध्येच त्यांनी ती धर्मांतराची घोषणा केली. आणि मग स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये म्हणजे तसं 1945 नंतरच म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतरच जागतिक साहित्यामध्ये आपल्याला बरेचसे बदल जाणवायला लागले होते. माणसामधलं जे काही त्याला आपण काय म्हणतो जी सूक्ष्मता आहे त्याच्या जगण्यामधली जी सूक्ष्मता आहे किंवा त्याचे जे प्रश्न आहे ते एकूण साहित्यामध्ये मधून आले पाहिजे अशा प्रकारचा एक प्रवाह 1945 नंतर जगामध्ये निर्माण झाला. आणि त्यामध्ये जे प्रगत राष्ट्र होते ती त्यांच्या साहित्यामधून हे फार वेगळ्या पद्धतीने मांडत होते. परंतु आपल्या भारत देशाचा जर विचार केला तर शिक्षणाचा प्रचार प्रसार त्या मानाने कमी होता. स्वातंत्र्य मिळालं आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपली स्वतःची जी जाणीव व्यक्त करण्यासाठी जी परिस्थिती हवी होती ती भारतीय माणसांना थोडीशी उशिरा मिळाली. आणि त्यातून मग 1960 नंतर सरांनी ज्या 21व्या शतकातील ज्या साहित्य कलाकृती असतील, भाषा असेल, साहित्यामधून येणारे जे परिवर्तन असतील, बदल असतील आणि जे प्रभाव असतील याबाबत अतिशय साक्षेपी पद्धतीने मांडणी केलेली आहे. आणि त्यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे ते मला खूप आवडलेलं आहे की आपण त्याच जे प्रवाह आहेत त्यांची चर्चा करतो पण जे उपेक्षित आहे त्या कष्टाची कष्टातून उत्पन्न मिळतं जे उत्पादित होतं अन्न म्हणून आम्ही वापरतो परंतु तो जो बळीराजा आहे तो जो शेतकरी आहे त्याचं जीवन चित्रण तेवढं साहित्यामधून प्रकट होत नाही. ते आज म्हणजे हा विषय तर पुढे नेला तर कितीतरी चांगला होऊ शकेल. त्याच्यावरती अजून एखादा वेबिनार सुद्धा होऊ शकेल की आजही आपण मालिका बघतो एखाद्या अनेक दूरदर्शनवरच्या टेलिव्हिजनच्या वेगवेगळ्या ज्या खाजगी वाहिन्या बघतो सगळीकडे मध्यमवर्गीय किंवा जास्तीत जास्त हाय सोसायटीचं चित्रण येतं. जो उपेक्षित आहे जो ज्याला नाकारलेला आहे ज्याला जगण्याची भ्रांत आहे ज्याला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो ज्याला अन्न मिळत नाही आणि त्या सगळ्या वेदना घेऊनही तो मात्र शांत आहे त्याचं कुठे चित्रण नाही. आणि सरांनी हे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत ते मला साहित्याचा एक अभ्यासक म्हणून मला खूप महत्वाचे वाटतात की मग ते हिंदी साहित्य असू दे मराठी साहित्य असू दे किंवा इतरही भाषांमधील साहित्य असू दे या सगळ्या साहित्यामधून या सगळ्या कलाकृतींमधून हे चित्रण अधिक वास्तवतेने येणं गरजेचं आहे. मला सर व्याख्यानामधला अजून एक मुद्दा खूप पटलेला की दलित साहित्याचं चित्रण करत असताना किंवा दलितांचं जगणं मांडत असताना आदिवासी माणसाचं जगणं मांडत असताना स्त्रीचं चित्रण करत असताना
आपल्याला ते जगावंच लागतं असं नाहीये किंवा आपण तसं जगू शकत नाही. म्हणजे पुरुष माणूस काही लगेच स्त्री होऊ शकत नाही, पण त्या ज्या वेदना आहेत, त्या ज्या संवेदना आहेत, त्या संवेदना कुठेतरी आपल्याला व्यक्त करता आलं पाहिजे. म्हणजे मला तर याच्याबाबत एक सहज एक उदाहरण आठवतं की शंकर पाटील आपले मराठीमधील विषय महत्वाचे साहित्यिक आहे आणि त्याची वेणा नावाची एक कथा आहे. वेणा म्हणजे काळा, स्त्रियांना येणाऱ्या काळा. खरं तर शंकर पाटील पुरुष लेखक, तर त्याने हे सगळं जे काही चित्रण त्यांनी केलेलं आहे, म्हणजे त्या स्त्रीला ज्या वेदना होतात, तिला काळा येतात, मग ते रस्त्यामध्ये बाळंत होते, तिला एक त्याच गावातला एक पुरुष सहकार्य करतो आणि ती सांगते की मी आता कुठली लज्जा बाळगणार नाही, माझी याच्यातून सुटका कर, तू माझ्या भावासारखा आहेस. आणि आता तिथे आपल्याला स्त्री पुरुष भेद जाणवत नाही किंवा तिथे आपल्याला ज्याला आपण काय म्हणतो लिंग भेद जाणवत नाही. मग याच्यामध्ये कमल देसाई असतील किंवा गौरी देशपांडे असतील, अशा कितीतरी लेखिका आहेत ज्या मराठी साहित्यामधून मोठ्या प्रमाणात लेखन करतात. ज्या ताराबाई शिंद्यांचा उल्लेख आपण इथे केला पाहिजे. स्त्री पुरुष तुलना नावाचा ग्रंथ लिहून त्यांनी पहिल्यांदा या स्त्रीवरती अतिशय चांगले वक्तव्य त्यांनी तिथे मांडलं. म्हणून आपल्याला अगदी नावा टिळकांपासून पुढे या सगळ्या पाठमागे गेलं तर संत साहित्यापासून सगळे संत जर बघितलं तर त्यांनी सुद्धा पुरोगामी विचारसरणी, पुरोगामी महाराष्ट्र बनवण्यासाठी केलेले प्रयत्न आपण सगळ्यांनी समजावून घेतले पाहिजे. त्यामुळे पाटील साहेबांचं जे मत आहे, पाटील सरांचे जे वक्तव्य आहे ते मला खूप भावलेले आहे की साहित्याचा अभ्यास करत असताना ते मराठी असू दे, हिंदी, उर्दू, फारसी, कुठलंही साहित्य असू दे, या साहित्यामध्ये जेव्हा प्रवाह निर्माण होतात, जेव्हा हे सगळं सामाजिक चित्रण येतं, तेव्हा त्या चित्रणाच्या बाबत आपण गंभीर असलं पाहिजे. म्हणजे समीक्षकाने गंभीर असलं पाहिजे, लेखकाने गंभीर असलं पाहिजे. आणि मग आपण जर गंभीर झालो तर मला वाटतं खऱ्या अर्थाने समाजाला आपण जागृत करण्याचं काम, समाजाला काहीतरी नाविन्यपूर्ण देण्याचं काम आपण सगळेजण करू शकू. मला आशावाद आहे. त्या निमित्ताने आपण या वेबिनारचं ही चर्चा व्हावी, आपल्यामध्ये एक सामाजिक जाणीव निर्माण व्हावी, लेखनाची प्रवृत्ती आपल्यामध्ये जागृत व्हावी. हा एक यातला अतिशय महत्वाचा भाग आहे. म्हणजे अभ्यास मंडळ जी काम करता आहेत, सरांनी आपल्या संस्थेविषयी खूप चांगल्या गोष्टी सांगितल्या. सरांना मला एक गोष्ट सांगाविषयी पुन्हा एकदा वाटते की सर, आमचे जे 13 महाविद्यालय आहे आणि प्रत्येक महाविद्यालयाला म्हणजे वेगवेगळे अभ्यास मंडळ संस्थेमध्ये कार्यरत आहे, वेगवेगळ्या विषयांचे. मग हिंदी, मराठी, उर्दू, ज्याच्या भाषा इंग्लिश आहे, बाकीच्याही भाषा आहेत ज्या संस्थेमध्ये शिकवल्या जातात. म्हणजे जे कोर्सेस आमच्याकडे आहेत ते सगळे एक 7-8 कोर्सेस आमच्याकडे म्हणजे चालू आहे आणि त्याचे अभ्यास मंडळ कार्यरत आहे. ती भूमिका एक आहे की आपण जेव्हा आता समजा माझं म्हणणं असं आहे की हिंदीचा अभ्यास हा मराठीच्या प्राध्यापकाचाही असला पाहिजे. म्हणजे मला प्रेमचंद माहिती असले पाहिजे, मला गली आगे मोठी सारखी कलाकृती मला माहिती असले पाहिजे, मला कबीर माहिती असले पाहिजे. तसं मला इंग्रजी मधले टी.एस. इलियट माहिती असले पाहिजे किंवा मला अगदी शेक्सपियर माहिती असले पाहिजे किंवा असे वेगवेगळे जे लेखक कवी आहेत, विलियम वर्ड्सवर्थ मला माहिती असले पाहिजे, शेले माहिती असले पाहिजे, किट्स मला माहिती असले पाहिजे. आपण जेव्हा वेगवेगळ्या भाषांमधल्या साहित्याचा थोडासा परामर्श घेतला तर मग आपल्याला कळतं का अरे हिंदीमध्ये गोदान सारख्या कलाकृतीमध्ये इतकं चांगलं लेखन होतं आणि आमच्याकडे नाशी फडके लिहिताय, वि स खांडेकर लिहिताय किंवा आनंद यादव लिहिताय, रारम बोराडे लिहिताय. याची कुठेतरी मनामध्ये एक सांगड आम्हाला त्या निमित्ताने तुमच्या या व्याख्यानामधून घालता येईल की अरे हे सगळं जे चित्रण आलेलं आहे पाचोळामधून आज ज्या कादंबरीना आहोत किंवा EIT सारखी कलाकृती आहे किंवा ज्या अनेक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिळालेल्या कादंबऱ्या आहे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळालेल्या हिंदी मराठीतील ज्या कलाकृती आहे, या सगळ्यांचा जर एकत्रित आपण अभ्यास केला तर या कलाकृतींमधून दाखवलेलं जे चित्रण आहे हे त्या काळाचं अपत्य होतं. आज काळ बदलतो आहे, आज लोकांचे प्रश्न वेगळे आहे, आज नोकरी धंद्याचे प्रश्न वेगळे आहे, लोकांचे काय म्हणतो रूढी, परंपरा, जात, धर्म याच्याकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन सुद्धा आज बदललेले आहे असं माझं मत आहे. आणि मग बदललेल्या समाजाच्या अनुषंगाने आम्हाला नाविन्यपूर्णतेने लेखनाकडे कसं जावं लागेल, लोकांचं उद्बोधन कसं करावं लागेल, त्यांच्यामध्ये पुरोगामी म्हणजे आमच्या सर मराठीमध्ये आह साळुंके सारखी व्यक्ती की ज्यांनी विद्रोही तुकाराम लिहिला, जे तुकाराम आम्हाला माहित होते त्यापेक्षा वेगळे तुकाराम समाजापर्यंत उभे राहिले किंवा सदानंद देशमुखांनी जे तुकाराम उभे केले ते आम्ही पोथी पुराणामधले तुकाराम आणि वास्तवतेमधले तुकाराम
हे आम्हाला पाहायला मिळाले. तसं हिंदी साहित्यामध्ये सुद्धा असे इतके चांगले साहित्यिक आहेत की ज्यांनी या सगळ्या प्रश्नांवरती वाचा फोडलेले आहे. ते प्रश्न समाजाचे हे जे प्रश्न आहेत ते या कलाकृतींमधून आलेले आहे. आणि मला वाटतं की जर आपण सगळ्याच एकूण जागतिक 1960 नंतरच्या सगळ्याच कलाकृतींचा जर परामर्श घेतला, विमर्श घेतला, ते साहित्य प्रवाह जर आपण अभ्यासले, तर मला वाटतं की ह्या ज्या साहित्य प्रेरणा आहे, ह्या साहित्य प्रेरणा आपल्या लक्षात येतील. समीक्षकांनी या प्रेरणा ज्या उलगडून दाखवल्या, त्या समीक्षकांची भूमिका आपल्या डोळ्यापुढे उभी राहील. आणि मग दुसरी एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपल्याला सरांच्या व्याख्यानामधून मिळाली की जे उपेक्षित आहे, ज्यांना नेहमी संघर्ष करावा लागतो, जे शेतकरी आहे, कामगार आहे, कष्टकरी आहे, ते कुठेतरी नायक बनले पाहिजे. आज ते होत आहे पण कमी प्रमाणात. त्यांना त्यांचं नायकत्व जर दिलं तर मला वाटतं जे महात्मा गांधीजींनी जे काही चित्र पाहिलं होतं, खेड्याकडे वळा, खेड्यातल्या माणसाला तुम्ही समजावून घ्या, ते मला वाटतं साहित्यामधून ते जे जीवन आहे ते आपल्याला उभं करता येईल. समीक्षकांना त्याच्यावरती भरभरून लिहिता येईल. आणि मला वाटतं अशा ज्या संगोष्ठी आहे, अशी जे वेबिनार आहे, अशी जे चर्चासत्र आहे, त्या चर्चासत्रांची भूमिका राहिलेली आहे. सरांना मी सांगू इच्छितो की सर, तुमचं नाव मी खूप ऐकलेलं आहे. मी अगदी सुरुवातीला माझ्या नोकरीच्या कालखंडामध्ये दोंडाईच्या महाविद्यालयामध्ये एक 6 वर्षीय नोकरी केली होती. त्यामुळे त्या परिसरातले मराठीतले साहित्यिक, मराठीतले नामवंत माणसं म्हणजे पुरुषोत्तम पाटलांपासून तर अगदी पुष्प गावितांपर्यंत, तर अगदी सगळेच म्हणजे अगदी तो जो परिसर आहे, नगाव असेल, तुमचा दोंडाईचे असेल, शहादा असेल, तळोदा असेल, या परिसरामध्ये ज्या साहित्यिक परंपरा चाललेल्या आहे, जे काही काम चाललेलं आहे, जे लोकसाहित्यावरती काम चाललेलं आहे, हिंदी साहित्यावरती जे काम चाललेलं आहे, त्याची थोडीशी मला कल्पना आहे. आणि आपण ज्या पद्धतीने ही ज्ञानाची गंगा सामान्यांपर्यंत घेऊन जातात, ती अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे हा वेबिनार म्हणजे केवळ एक सीमित न राहता त्याच्या ज्या कक्षा आहेत त्या आपल्याला रुजवायच्या आहे की जेणेकरून आपण ते युट्यूब वरती टाकणार आहोत आणि लोकांपर्यंत सरांचा विचार पोहोचवणार आहोत. आणि मला वाटतं हिंदी अभ्यास मंडळात हे फार चांगलं काम होऊ शकेल. सर, मी तुम्हाला महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेच्या वतीने, कला वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वतीने आणि विशेष म्हणजे हिंदी अभ्यास मंडळाच्या वतीने तुम्हाला सर खूप धन्यवाद देतो. आपण अतिशय मौलिक वेळ दिला आणि आपले विचार मांडले, त्याबद्दल मी तुमच्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. धन्यवाद सर. नमस्कार सर. अतिशय छान. आणि एकंदरीत हिंदी बरोबरच मराठीचं सुद्धा, आता हे आपले हिंदीचे सेमिनार आहे, 2 मिनिटं मराठीत बोलतो तर म्हटले होते, मराठीचं सुद्धा आपण छान एकंदरीत पूर्ण आढावा घेतला. मैं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से और महाविद्यालय की ओर से आदरणीय प्राचार्य सर जी, आपने बहुत अच्छा मंतव्य दिया. मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और निसंदेह कुछ कड़ियाँ आपने भी उसमें जोड़ी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं. एक सूचना करता हूँ केवल इस संगोष्ठी के लिए जो सभी लोग जुड़े हैं, उनसे प्रार्थना है कि हमने फीडबैक लिंक डाल दिया है जिस पर आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है. कृपया यह जो सर्टिफिकेट है, ये प्रमाण पत्र है, ये हिंदी देवनागरी लिपि में होने के कारण आप उसमें अपना नाम हिंदी या मराठी में लिखे, इंग्लिश में ना लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर थोड़ा विरोधाभास हो जाएगा. क्योंकि सर्टिफिकेट रहेगा मराठी हिंदी में और आपका नाम रहेगा इंग्लिश में. तो कृपया सबसे प्रार्थना है कि देवनागरी लिपि में अपना नाम लिखिए. फीडबैक लिंक आपने इस अभी जो कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम पर सेंड कर दिए. आप उस फीडबैक पर अपना नाम और फीडबैक कर सकते हैं. धन्यवाद सर. अब इस वेबिनार का अंतिम पड़ाव आदरणीय डॉक्टर ठाकरे सर जी, नामपुर महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सर यहाँ प्रमुख अतिथि, उन सभी प्रमुख जो कुछ सेमिनार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका आभार प्रदर्शन करें. डॉक्टर रविंद्र ठाकरे सर जी, नामपुर महाविद्यालय. नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है. सभी को नमस्कार. विगत 2-2.5 घंटे से चल रही इस चिंतन सरिता के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचालित कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला और हिंदी अध्ययन मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ई संगोष्ठी के प्रमुख अतिथि, ग्राम गीता के गहन अध्येता, हमारे मित्र
प्रोफेसर डॉक्टर पंढरीनाथ जी पाटिल, आपने 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित विविध विमर्शों पर व्यापक रूप से विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 21वीं सदी के केवल हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि भारतीय और विश्व साहित्य के चेतना पुरुष हैं। उनके प्रभावी विचारों से ही हिंदी साहित्य में नए रूप से विविध विमर्शों का परिष्कार हुआ है। दलित विमर्श हो, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, किन्नर विमर्श, वृद्ध विमर्श, पर्यावरण विमर्श, किसान विमर्श, अल्पसंख्याक विमर्श, विकलांग विमर्श, बाल विमर्श, पुरुष विमर्श, बेरोजगार विमर्श आदि कई विमर्शों पर आपने मार्मिक चिंतन किया। इसके लिए मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय येवला तथा हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। आज के इस समारोह की विशेष अतिथि महात्मा गांधी विद्या मंदिर हिंदी अध्ययन मंडल की मार्गदर्शिका आदरणीय डॉक्टर योगिता जी हीरे, आपके प्रति भी मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस समारोह की उद्घाटक तथा मानविकी विद्या संकाय की अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मुरलाल जी भारद्वाज, आपका सहयोग हिंदी अध्ययन मंडल को सदैव मिलता रहता है। आपने हमें मौलिक विचारों से लाभान्वित किया। मैं आपके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आपका स्नेह एवं सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। इस संगोष्ठी के प्रमुख अतिथि संचालक महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था तथा येवला महाविद्यालय विकास समिति के संचालक एवं कर्मवीर भाऊसाहेब हीरे महाविद्यालय निमगांव के उपकर्मशील प्राचार्य, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी निकम, आपने इस संगोष्ठी में प्रमुख अतिथि के रूप में अपने प्रेरणादायी विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया। आपका सक्रिय सहयोग एवं प्रोत्साहन हमें निरंतर लाभदायी ठहरता है। अतः येवला महाविद्यालय एवं हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से आपके प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस राज्य स्तरीय संगोष्ठी के अध्यक्ष महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्था के संचालक, मराठी ग्रामीण और लोक साहित्य के मूर्धन्य अभ्यासक, अनुष्ठुभ जैसी ख्यातकीर्त पत्रिका से जुड़े समीक्षक, चिंतक एवं येवला महाविद्यालय के उपक्रमशील प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर बाबूसाहब जी गमे, आपने इस संगोष्ठी की अध्यक्षता की और अपने प्रभावी विचारों से हमारा मार्गदर्शन किया। आपने अपने विचारों में सन 1985 के बाद उदार जागतिकीकरण के कारण साहित्य में नए नए विमर्श आए और आम आदमी की पीड़ा को साहित्य में मुखरित किया गया। आज समग्र रूप से विविध विमर्शों पर चिंतन होना समय की मांग है। आदि विचारों पर मौलिक चिंतन किया। अतः येवला महाविद्यालय परिवार और हिंदी अध्ययन मंडल की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मित्रों, इस संगोष्ठी को सफल बनाने में जिन विभूतियों का अनमोल सहयोग रहा, ऐसे येवला महाविद्यालय के प्राचार्य प्राध्यापक शिवाजीराव गायकवाड़, शैक्षणिक पर्यवेक्षक डॉक्टर अरुण वनारसे, तांत्रिक सहायक डॉक्टर गौतम कोलते, नैक समन्वयक डॉक्टर मनीषा गायकवाड़, हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन माकले, सूत्र संचालक प्राध्यापक के बच्चाव, पर्यवेक्षक प्राध्यापक वैभव सोनोने, वरिष्ठ लिपिक श्रीमान डीएम बागुल तथा येवला महाविद्यालय के सभी अध्यापक, केजे सोमैया महाविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य आदरणीय डॉक्टर जेएस मोरे तथा हिंदी अध्ययन मंडल की संचालिका डॉक्टर पूनम जी बोरसे, प्रोफेसर डॉक्टर अनिता जी नेरे, प्रोफेसर डॉक्टर जेवाई जी इंगले, डॉक्टर शैलजा जायसवाल, डॉक्टर वीडी सूर्यवंशी,
तथा इस संगोष्ठी से जुड़े अन्य सभी विषयों के अध्यापक छात्र छात्राओं के प्रति मैं हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ। पुनश्च एक बार सभी विद्वानों, मनीषियों तथा हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आगे के सूत्र हमारे मित्र प्राध्यापक के बच्चाओ जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद ठाकरे सर जी, आपने यह काम किया। आदरणीय फिर एक बार संस्था की ओर से, महाविद्यालय की ओर से और हमारे प्रधानाचार्य की ओर से और हिंदी अध्ययन मंडल से पंडरनाथ पाटिल सर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ माननीय अध्यक्षता की ओर से कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सर। लिंक भेजिए, लिंक। हाँ, लिंक भेजिए सर। पाटिल सर नमस्कार। लिंक भेजिए सर, प्रोफेसर और सर लिंक भेजिए। मैसेज पाटिल सर मैसेज द्वारा भेजिए। मोरे सर नमस्कार। मोरे सर नमस्कार।